एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के 75 प्रश्नों को, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर सभी पोर्शन को कवर किया गया जो आपको रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को देखते हैं, इनके डिटेल सॉल्यूशन को। सबसे पहला प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 18। नोबेल गैस होता है ना कि जो किसी से कंबाइन नहीं करे, जो किसी से प्रतिक्रिया ना करे, रिएक्शन ना करे, किसी से रिएक्शन ना करे, उसे हम लोग कहते हैं नोबेल गैस ना करे, उसे कहते हैं नोबेल गैस। तो बताना आपको वह कौन सा नोबेल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। आप लोग जानते हैं कि 18 जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन का। इसका करेक्ट आंसर कौन जाएगा? आर्गन जाएगा। अगर पूछेगा कि आर्गन को लिखा कैसा जाता है, इसका सिंबल होता है AR। क्या होता है? AR। अगर एटॉमिक नंबर बात करें इसका, एटॉमिक नंबर होता है इसका 80 लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है इसका 18। अगर इसका बात करें एटॉमिक मास का 80 लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं। एटॉमिक मास की बात करा जाए, अगर आर्गन के एटॉमिक मास की बात किया जाए, इसका एटॉमिक मास लगभग 40 होता है। 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, लगभग में 40 होता है। अगर बात किया जाए इसको कि किस ब्लॉक का आर्गन है, तो याद रखिएगा P ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? P ब्लॉक का। किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? ग्रुप अगर पूछेगा तो ग्रुप 18 है, ग्रुप नंबर 18 है ये। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितना है? तो इसमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसकी वैलेंसी संयोजकता इसका क्या होता है? वैलेंसी कितना होता है? 0 होता है। तो चलिए इसका आंसर कौन जाएगा? आर्गन जाएगा। अच्छा, नियोन के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या होता है। नियोन को लिखा जाता है Ne से। किससे लिखा जाता है? Ne से लिखा जाता है। अगर इसका बात किया जाए एटॉमिक नंबर का बात करिएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है नियोन का होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। अगर एटॉमिक मास की बात कीजिएगा, एटॉमिक मास की बात करिएगा इसका तो होता है लगभग में 20 होता है। 20 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर बात कीजिएगा किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये सर ग्रुप नंबर 18 का ही एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 18 किस ब्लॉक का है? तो ब्लॉक नंबर है सर ये आपका P ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है? P ब्लॉक का है। इसमें भी कितना वैलेंसी होता है? तो इसमें भी वैलेंसी 0 होता है। वैलेंसी इसमें भी 0 होता है, 0 होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हीलियम के बारे में। हम लोग हीलियम के बारे में याद रखिएगा कि हवा से हल्का 2 गैस होता है। हवा से कौन होता है हल्का? 2 गैस। हवा से हल्का पूछेगा कौन कौन सा होता है गैस, तो 2 गैस होता है, मतलब लाइटेस्ट। हवा से क्या होता है? लाइटेस्ट होता है। तो कौन सा होता है 2 गैस जो हवा से होता है? एक तो होता है हाइड्रोजन, H2 लिख रहे हैं, और एक होता है हीलियम। लेकिन इसमें भी सबसे हवा से जो हल्का होता है, हवा से हल्का एकदम पूछेगा तो वो होता है आपको कौन सा होता है? तो हवा से सबसे ज्यादा हल्का जो होता है वो होता है आपको हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद कौन होता है? हीलियम। हाइड्रोजन होता है। अच्छा, हीलियम को लिखा कैसे जाता है? हीलियम को लिखा जाता है He से। कैसे लिखा जाता है? He से। अच्छा, इसका पूछा जाए कि सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है सर इसका 2 होता है। क्या होता है? 2। एटॉमिक मास पूछा जाए तो कितना होता है? इसका 4 होता है। और क्या होता है? 4 होता है। अब पूछा जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये वाला याद रखिएगा S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? S ब्लॉक। किस ग्रुप का पूछे, अगर ग्रुप अगर आपको पूछे इसमें, याद रखिएगा कौन सा ग्रुप होता है, तो ग्रुप नंबर 18 ही होता है। ग्रुप नंबर 18 होता है, क्योंकि जितने भी इनर्ट गैस होते हैं ग्रुप नंबर किसके होते हैं? 18 के होते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, ये सभी जो होता है याद रखिएगा आपको, ये जितने भी देख रहे हैं ये सभी इनर्ट गैस है। कौन सा गैस है? इनर्ट गैस है। रिएक्शन नहीं करता आपको। इसमें से ऑक्सीजन इनर्ट गैस से नहीं होता है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो O से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? O से लिखा जाता है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर बात किया जाए, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अगर एटॉमिक मास बात किया जाए तो 16 AMU होता है। कितना होता है? 16 AMU होता है। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कहिएगा सर ये है जो P ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? P ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर पूछे किस ग्रुप का है, तो ग्रुप नंबर ये 16 होता है। ग्रुप नंबर 16 होता है। इतना काफी था, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा होता है नॉन फेरोमैग्नेटिक, कौन सा होता है गैर लौह चुंबकीय होता है। तो गैर लौह चुंबकीय इसमें कौन सा होता है आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा होता है गैर जो फेरोमैग्नेटिक होता है और नॉन फेरो। देखिए 2 कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एक होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, एक होता है नॉन फेरोमैग्नेटिक होता है। अगर नॉन फेरोमैग्नेटिक का बात करेगा ये Mn हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? Mn हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा।
अच्छा, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों हो जाता है फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है ना, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा इस मटेरियल को जो बना हुआ है निकेल का, कोबाल्ट का, लोहा का, जब मैग्नेटिक फील्ड में लाइएगा ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उसका अट्रैक्ट करेगा बहुत तेजी से, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। और क्या होगा कि फील्ड अगर गायब भी हो जाएगा, गायब होने के बाद भी इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, गायब फील्ड गायब भी हो जाएगा तो अट्रैक्शन और रिपेल करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज का जो होता है मैग्नेट का, वो क्या होता है, प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है। अगर आप इससे बनाइएगा निकेल कोबाल्ट और लोहा के जो मटेरियल से जो मैग्नेट बनाइएगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मेंटेन रहता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड हट भी जाएगा तो। लेकिन नॉन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे फील्ड हटाइएगा, एक तो क्या होता है नॉन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, नॉन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि आपको अट्रैक्शन इसमें नहीं होगा, फील्ड के प्रति क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। इसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक भी कहा जाता है। नॉन नॉन फेरोमैग्नेटिक को क्या कहा जाता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है इसको। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा कि स्लाइटली जो होगा, स्लाइटली अट्रैक्ट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत स्पेशल कंडीशन में होगा, स्लाइटली अट्रैक्ट होगा, बहुत कम अट्रैक्ट होगा। दूसरा, जैसी फील्ड गायब होगा यहां, जैसी फील्ड गायब हो जाएगा आपका, इसका प्रॉपर्टी भी गायब हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, मेंटेन या रिटेन नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। जैसे खींचने का उसका, जैसे चुंबक का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेंटेन कर नहीं पाएगा, प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होगा। नॉन फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। और एक होता है डायामैग्नेटिक होता है। ये क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल होगा, हल्का रिपेल होगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा। और सेम कंडीशन है कि आपको प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रहेगा, जैसे ही हटेगा फील्ड रिटेन नहीं होगा। इसका एग्जांपल कौन है सर, डायामैग्नेटिक का, तो जैसे आप देखे होंगे कॉपर का तार देखते होंगे, वो होता है तांबा का, चांदी का देखते होंगे वो होता है लो, आपको देख लिए। उसके बाद कौन सा होता है, चांदी के बाद होता है सोना होता है। तो कॉपर, चांदी, सोना, CuAg और ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। अच्छा सर, पैरामैग्नेटिक में कौन होता है, तो पैरामैग्नेटिक में आपको हम अभी लिखवाए थे एमिन होता है। और कौन होता है, एमिन का अतिरिक्त होता है मोलिब्डेनम होता है, और कौन सा होता है, लिथियम होता है। ये सब कौन सा होता है, ये सब पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें पूछा था नॉन फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, तो मैग्नेट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब इमीडिएट फिगर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ऐसे 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 खोजना है। तो देखिए इसमें से देखना स्टार्ट कीजिए, ए में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऐसा सीधा लाइन, और फिर उसके बाद ऐसा दिखना चाहिए, कहीं नजर आ रहा है तो कहिएगा सर ये तो दिखा सर, इसके बाद ऐसे कहाँ रहा है, इसमें आ नहीं रहा। अब चलिए देखिए कहीं और दिखाई दे रहा है तो कहिएगा सर एक चीज हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये कर लिए और ये कर लिए, फिर ऐसे तो नजर आ नहीं रहा, बी भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए कहाँ आ रहा है, ऐसे कर लिए सर, फिर ऐसे कर लिए, आ रहा है सर, ऐसे कर लिए, आ रहा है नजर, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे स्लाइटली हुआ। ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे आपको सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे कर भाई है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। इमीडिएट कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चौथा नंबर देखिए इस वाले में, और बताइए क्या होगा। तो देखिए A C D मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है या रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, लेटर सेम ही यूज हो रहा है। यहाँ पे I D और यहाँ पे A और C, जो पहला लेटर है ना वो तीसरा और चौथा बन जा रहा है, जो लास्ट का थर्ड और फोर्थ है वो पहला और दूसरा बन जा रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है। ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, दो लेटर हम लोग ट्रे का बना लेते हैं सर, तो जो पहला दो लेटर होगा सर वो लास्ट में लिखना पड़ेगा, TR लिख लिए। जो लास्ट वाला दो लेटर होगा उसको पहला लिखना पड़ेगा, तो कौन सा लिख दिए, AYTR। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्या पूछ रहा है, कि बोल रहा है विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे 2023 का थीम क्या था।
तो वर्ल्ड सॉइल डे 2000 थीम का था सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। ये आपका क्या था, इसका थीम था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इंपॉर्टेंट है कि सर वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, क्या विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है हर एक 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व में। पहला बार कब मनाया गया था सर, तो पहला बार ये अगर पूछता कि पहला बार वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। पहला बार ये जो स्टार्ट किए थे वर्ल्ड सॉइल डे ये कब हुआ था, 5 दिसंबर 2014 को हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब कर रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2.5 को लिख लिए, 25/10 लिख लिया, यहाँ इंटू लिख लिए, यहाँ 144 लिख लिया, यहाँ डिवाइड था 198 हो गया, और यहाँ इंटू है, और यहाँ 121 है, इंटू है, 80 है, डिवाइड है। पहले कौन सॉल्व होता है, पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो सर पहले कौन सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो भागा को हटाइए, तो ब्रैकेट का मान आ जाएगा 11 × 9 ही लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 99 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 99। ब्रैकेट का मान कितना गया, 99। अब कौन सॉल्व होता है, तो सर इनमें सॉल्व होता है सर, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा सर, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा सर। तो सर कर्ली ब्रैकेट में भी कौन सा होगा, तो गुना और भागा में कौन सॉल्व होता है, तो पहले गुना सॉल्व होता है। यहाँ लिख लिया 99, 9 से कटेगा तो काट लीजिए, तो कहिएगा सर 11 9 99, 9 9 81, 11 से कटेगा 11 11 121। कितना वैल्यू आ गया इसका कर्ली ब्रैकेट का, यहाँ भी काट लीजिए, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इंटू 144 डिवीजन 198 इंटू कितना आया, 11 इंटू कितना आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था। 11 इंटू 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 99। अब सॉल्व करना होगा हमको किसको, अब सॉल्व करना होगा सर बड़े वाले ब्रैकेट में। बड़े वाले ब्रैकेट में कौन सॉल्व होगा पहले, तो पहले होगा सर डिवीजन होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं डिवीजन को, 144 डिवीजन का मतलब होता है गुना, पलट के लिख देते हैं 198 इंटू 99। तो देख रहे होंगे कि कट रहा है सर, 99 दूना का कितना होता है, 198 कट गया, और 2 से कटा तो 2 7 14, और 2 दूना का 4 72 आ जाएगा। तो 5/2 और ब्रैकेट का मान आ गया 72, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया, 36 हो गया। 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए जाएगा आपको। अब चलिए क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का थीम क्या था, इसका था रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। जो माउंटेन का इकोसिस्टम है उसको हमको क्या करना है, रीस्टोर करना है, यही इसका थीम था। अब इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, तो माउंटेन डे जो होता है, पर्वत ये दिवस जो होता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ये मनाया जाता है आपको 11 दिसंबर को। हर एक 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, माउंटेन डे मनाया जाता है। पहले बार अगर पूछता कि कब मनाया गया था, तो सर पहला बार मनाया गया था, ये स्टार्ट हुआ था सर 2003 में हुआ था। क्या हुआ था, 2003 से स्टार्ट हुआ था। इसका थीम था रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। अब चलिए देखते हैं। अब क्या मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या, मान लेते हैं कि दो संख्या, एक एक्स है और एक वाई है। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर डिफरेंस का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वैल्यू दे रहा है 324 दे रहा है। यहां से निकल जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 324 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। जबकि इनका गुणनफल दे रहा है, एक्स इंटू वाई दे रहा है, गुणनफल दे रहा है आपको 144। एक तो होगा कि एक्स प्लस वाई निकालिए और फिर एक्स माइनस वाई निकला हुआ है, दोनों को सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक्स और वाई को गुना करने पे कितना बनाना है, तो कहिएगा सर 144 बनाना है। सोचिए कि गुना करने पे 144 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। तो सर क्या हो सकता है, तो सर 24 और 6 ले ले क्या, तो 24 छक्का कितना होता है, 144 आ गया, ठीक है सर। और 24 और 6 का भी अंतर कितना रहा है, 18 आ रहा है सर। तो करेक्ट एकदम मैच कर जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सर, तो 24 और 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दिए गए संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताना है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना है। एक्स का मान लीजिए कि 24 है और वाई का मान कितना 6 स्क्वायर है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी कर लीजिए और एक जगह एक माइनस बी कर लीजिए। तो इसी को तो सॉल्व करना था, तो ए प्लस बी किया तो 24 6 कितना हो गया 30, 24 में से 6 गया तो कितना हो गया 18, गुना किया तो कितना गया 540। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी। दूसरा क्या करते हैं कि अगर बनाना रहता आपको विधिवत, आप क्या करते कि एक्स प्लस वाई निकालते, कैसे निकालते, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 2xy एक्स्ट्रा लाना है प्लस 2xy, यहाँ पे प्लस का 4xy लिख लेते, और यहाँ पे ये दिया ही हुआ वैल्यू था, ये दिया ही हुआ था,
उधर चल जाता है, एक्स प्लस वाई आपको निकल जाता है रूट अंडर करके, जो वैल्यू था रख देते हैं आप, और आपको यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल जाता। जब एक्स प्लस वाई निकल जाता और एक्स माइनस वाई दिया ही हुआ था, एक बार जोड़ देते हैं तो वाई वाई कट जाता, तो एक्स का मान निकल जाता, एक्स का मान निकल गया तो एक्स का वैल्यू रखते तो वाई का मान निकल जाता। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो न्यूटन लॉ से आधारित है, मोशन से आधारित है। तो चलिए क्या करा, 800 किलोग्राम का उसका कितना दिया हुआ है, तो वेट जो दिया हुआ है सर इसका, मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर इसका 800 केजी दिया हुआ है। और कार का स्पीड कितना है, स्पीड है सर, कार का स्पीड दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लिख रहा है 8 किलो न्यूटन। तो देखिए क्या होगा, जब चल रहा है तो ब्रेक लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा। यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन। एफ आपको देखिए, आपको फोर्स जो है यहाँ पे किलो न्यूटन में दे रहा है, कितना दे रहा है, 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन का मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स का यूनिट होता है ये तो न्यूटन में लिखते हैं, तो इसको किलो न्यूटन को बदलिए। एक किलो में कितना होता है, 1000 होता है, तो 1000 से गुना कर देंगे। किस में बदल दिया गया, न्यूटन में। अच्छा, जब आप एफ बराबर एम ए का फॉर्मूला लिख रहे हैं, या एम जो होना चाहिए, मास जो होना चाहिए इसका केजी में होना चाहिए, और एक्सीलरेशन जो होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इन दोनों का गुना होगा तो क्या आएगा, आपको न्यूटन आएगा। क्या आएगा, न्यूटन आएगा। तो चलिए यहां से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। 8000 न्यूटन बराबर मास कितना दे रहा है, 800 केजी, ठीक है, इंटू ए क्या में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। यहां से कट गया सर, 00 से 00 कट गया सर, 8 से कटा तो 10 आया। ए का मान कितना आया, ए का मान आया सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, गाड़ी जब यहां से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी जो था यू, जिसको कहते हैं इनिशियल, शुरुआत की वेलोसिटी, वो 144 किलोमीटर पर आवर है। और आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ रहा है, इसको भी बदलना पड़ेगा सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। तो कितना से गुना करेंगे, तो 5/1800। कितना से गुना करेंगे, 5/1800। तो गुना किया तो कितने बार में कटेगा, तो कहिएगा सर ये कटेगा 8 बार में। तो कितना आ जाएगा सर, तो 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं कि शुरुआत में वेलोसिटी इसका जो था, यू जो था, वो 40 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही ब्रेक लगाएं तो गाड़ी तो रुक जाएगा। अब यहाँ पे अंत में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, एक्सीलरेशन आपका लिखाएगा माइनस में। तो v बराबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, u प्लस क्या होता है, a2, और a क्या में लिखाएगा, तो सर माइनस में। तो v बराबर u माइनस a2 हो जाएगा। और अंत में क्या होता है, गाड़ी रुक जाएगा तो v का मान कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रहा था 40, a का मान आपने निकाला था अभी, a का मान कितना आया था, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 लिख लिया, यहाँ से t हो गया, तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 40, तो t इक्वल टू हो जाएगा 40/10, कटेगा तो कितना सेकंड आएगा, तो 4 सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा, कह रहा है ना कि 5 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है सर 25%। तो कह रहा है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो मूलधन के बराबर या प्रिंसिपल के बराबर का मतलब होता है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% हो रहा है। तो ब्याज को 25% से 100% बनना है। अगर 25% से 100% बनाना पड़ेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो सर 4 से। यहाँ भी तो कितना से गुना करना पड़ेगा सर, तो 4 से। तो कितना समय लगेगा इसको मूलधन के बराबर तैयार होने में, तो कहिएगा सर 20 वर्ष लगेगा। 5 वर्ष में 25% तो पूछ रहा है 100% बनने में कितना लगेगा, तो हो जाएगा सर इसका 20 साल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए, अब इसमें देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, दोनों सेम ही। तो बोल रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आर्गूमेंट दे रहा है, आर्गूमेंट सही है कि नहीं, कौन सा, दोनों सही है कि गलत है, क्या है, तो चेक करना। कह रहा है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न कर रहा है। और इसके लिए तर्क क्या दे रहा है, आर्गूमेंट क्या दे रहा है वो देखिए। नहीं, परीक्षा में उनकी मदद से नकल करना आसान है, ये बात सही कह रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा में लागू कर दीजिएगा या क्या हो जाएगा, उससे नकल बढ़ जाएगा। तो ये वाला तो आर्गूमेंट एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो फॉलो करेगा सर। दूसरा कह रहा है हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे होते इसलिए उसे बाहर छोड़ देना चाहिए, इसलिए हमको परीक्षा हॉल में ले जाना नहीं चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, महंगा है, तो उसको क्या करता है कि बाहर में जब जाइएगा एग्जाम देने
तो बाहर में बहुत सारा आपको क्या होता है, क्लॉक रूम होता है, अमानती घर होता है। तो क्लॉक रूम में तो आपका मोबाइल जमा ही हो जाता है। तो मोबाइल जमा करना या कोई भी जो आपका महंगा गैजेट है वो जमा करना आपका इशू नहीं है, वो तो आपको बाहर भी रहता है, वहाँ जमा करेगा, पैसा लेगा, जमा हो जाता है आसानी से। तो ये आर्गुमेंट देना कि चूंकि महंगा होता है इसलिए बाहर लेना नहीं जाना चाहिए, ये वाला आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक आर्गुमेंट है। क्यों? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये हो सकता है कि चूंकि बाहर में क्लॉक रूम होता है इसलिए बाहर में रख देना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कौन सा खाली फ्लो करेगा? तो 1 नंबर जो है सर स्ट्रॉन्ग है सर, इसकी रीजन जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है। कौन सा फॉलो करेगा? ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। 2 वाला क्या है? तो 2 वाला एकदम वीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो आर्गुमेंट दे रहा है वो आर्गुमेंट सर जो होता है लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो महंगा सामान होता है, महंगा सामान होता है इसलिए हमको एग्जाम हॉल में नहीं ले जाना चाहिए। तो ये बात है ही नहीं, क्योंकि महंगा सामान रखने के लिए बाहर में क्लॉक रूम होता है, अमानती घर पे होता है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। 20 रुपया लेता है, 30 रुपया लेता है, आपका बैग रखा जाता है, मोबाइल रखा जाता है, तो वो इशू नहीं है। तो कौन सा होगा? आपको आर्गुमेंट नंबर 1 स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 और 3 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि तृतीयानुपाती 4 हो जाए। ठीक है, तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 को दिया हुआ है, मान लीजिए, तो तृतीयानुपाती कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी बराबर है, या समानुपात कहिए, बी अनुपात सी। अगर ए और बी दिया हुआ है तो सी जो होगा वो कहलाएगा आपको थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीया अनुपाती। इसका मतलब होता है क्या? बराबरा, समानुपात, तृतीया अनुपाती। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन उठा के बनाएंगे। इससे तो एक्स भी मान सकते हैं आप, एक हो जाएगा आपको 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स। ऐसे करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर यहाँ पे 3 माइनस एक्स और चौथा का मान 4 दे रहा है, यहाँ से एक्स सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्या हो सकता है? तो ऑप्शन से हम लोग पहला उठा रहे हो तो 1 घटाया जाए। तो देखिए आपको 2 माइनस 1 अनुपात 3 माइनस 1, देखिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं। फिर क्या होता है? 3 माइनस 1, 3 माइनस एक्स होता है, तो 3 माइनस 1, चौथा का मान कर दे रहा है 4। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ कहिएगा सर 2 आ रहा था, 2 में से 1 आया, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 गया, तो सर यहाँ पे हो गया सर 2 हो गया। यहाँ पे आ रहा है सर 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1/2। यहाँ सोल्व करेंगे सर तो 2/4 आएगा, कटेगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा सर? तो ये कटेगा तो सर 1/2 आएगा। तो दोनों बराबर हो जा रहा है। कब बराबर हो जा रहा है? जब आप उसमें से क्या घटा रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। तो 1 घटाने पे क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 जो हो जाएगा वो थर्ड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करा है? कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उसको ही उसके परमाणु संख्या कहते हैं। हाँ देखिए, प्रोटॉन जो होता है ना किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो क्या होगा कि प्रोटॉन किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसलिए जो हम लोग जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो क्या होता है किसी भी रिएक्शन में जो होता है कौन सा भाग लेता है? तो वो भाग लेता है उसका सर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन लेता है। तो परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है? आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घट या बढ़ सकता है, चूंकि आपको केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो प्रोटॉन जो होता है रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसलिए जो आपको एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है, क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अच्छा ये तो सही है। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़िएगा, इसकी क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। क्या कहेगा? एटॉमिक मास नंबर कहेगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। ये भी सही है। अच्छा मान लीजिए कोई संख्या लिख या कोई एलिमेंट लिख रहे हैं एक्स, यहां मान लीजिए कि जेड लिख रहे हैं और यहां लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं ए। तो जो जेड होता है ना इसको कहा जाता है आपको एटॉमिक नंबर। कौन सा कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। यहां लिखा जाता है कौन सा? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर में लिखा जाता है ये क्या होता है? ये होता है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। जैसे हीलियम लिखे तो 2 और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 4, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा इसका मास नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सही है दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी जाएगा। पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम क्या था? तो उसका थीम था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। 2023 का थीम क्या था? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। अच्छा, एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एंटी मतलब इंटरनेशनल या वर्ल्ड
एंटी करप्शन डे जो होता है वो आपको हमेशा 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बताना है आपको कितने दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। फर्स्ट बार कब मनाया गया था? तो फर्स्ट बार सर ये मनाया गया था सर 9 दिसंबर 2005 को, इंटरनेशनल करप्शन डे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पूछ रहा है आपसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1957 से लेकर 1962। जो फर्स्ट जो होता है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, वो आया था आपको 1951 से 1956 तक में। कितना तक? 1956 तक में। जो सेकेंड वाला आया था पंचवर्षीय योजना जो था 51 से लेके 1962 तक में। 1951 से लेके कितना हो गया? 1956 तक। 1957 से लेकर 1962 तक। अच्छा, अभी तक कितनी जो है पंचवर्षीय योजना है? तो 12 गो पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हुआ है। कितना योग लागू हुआ है? 12 गो 5 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। ये योजना लागू हुआ। जो लास्ट योजना था पंचवर्षीय, जो लास्ट था, जो 12वां था, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था, इसका टेन्योर था आपको 2012 से लेके 2017 तक। ये किसके सरकार में आया था? तो उस समय सर 2014 के पहले मनमोहन सरकार थे, मनमोहन सिंह के रिजम में आया था। कौन सा? तो 12वां। अब इसके जगह कौन ले लिया? अब नहीं पंचवर्षीय योजना है, जो 5th ईयर प्लान था इसका जगह ले लिया आप दूसरा। अब 5th ईयर प्लान के जगह आ गया है दूसरा, प्लानिंग कमीशन ले लिया इसका जगह। अब नीति आयोग ने इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो प्लानिंग कमीशन में। 5th ईयर प्लान जो हो गया अभी कन्वर्ट हो गया प्लानिंग कमीशन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लानिंग कमीशन में। नीति आयोग ने इसके क्या कर दिया? इसके जगह पे अब इसको कर दिया प्लानिंग कमीशन कर दिया। आंसर कौन सा जाएगा? 1957 से लेकर 1962 तक ले जाएगा। पहला होगा 1951 से 56, दूसरा हो गया 1957 से 1962 होगा। 12 अभी तक ले हुए, लास्ट 2012 से लेकर 2017 का होगा। चलिए देखते हैं 57 से लेके 1962 तक। 1951 से लेकर कितना हो गया? 1956 तक। 1957 से लेकर 1962 तक। अच्छा, अभी तक कितनी जो है पंचवर्षीय योजना है? तो 12 गो पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हुआ है। कितना योग लागू हुआ है? 12 गो 5 पंचवर्षीय योजना। पूछ रहा है कि इसमें तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो तृतीय अनुपाती के लिए हम बोले ही थे कि जब जो 2 दिया रहता है, अगर 2 दिया हुआ है, तीसरा अनुपाती पूछा, जैसे ए और बी दिया हुआ है, तो जो तृतीय अनुपाती होता है, मान लीजिए बी अनुपात कितना हो जाएगा? मान लीजिए सी। इसी को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ आपको ए के रूप में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी के रूप में आपको एक्स माइनस वाई। थर्ड पूछ रहा है तृतीय अनुपाती, इसी फॉर्मेट पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू बी। बी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर या समानुपात जो लिखना है। फिर बी लिखते हैं, बी तो एक्स माइनस वाई है, और आपको तीव्रता निकालना है तो सी एक्स कुछ भी मान लीजिए, एम एन कुछ भी मान लीजिए। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टा में सी। आपको तो सी निकालना था, तो सी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई उधर जाएगा, एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई कई बार लिखना है? 2 बार लिखना है। नीचे में फैक्टर फॉर्म में लिखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। यहाँ से आप काटिएगा तो कट जाएगा, एक्स माइनस वाई कट जाएगा, ऊपर से बचेगा क्या आपको? एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए, इसमें पूछा है कि घड़ी के सुइयों के बीच कितना बनेगा। इसके लिए हम यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब भी आपको पूछे ना कि इतना बचकर इतना मिनट तक क्या बनेगा कोण, उसके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख लेते हैं। 30h माइनस 11/2m। h का मतलब घंटा और m का मतलब मिनट। तो बताइए यहाँ पे चार्ज कितना था? तो 7:20 था। घंटा कितना हो गया? 7। मिनट कितना हो गया आपको? 20। घंटा कितना हो गया? 7। मिनट कितना हो गया? 20। रख लेते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं? अगर मान लीजिए कि -10 आ रहा है तो आपको प्लस लिखना है, इसलिए मॉड लगाते हैं। मॉड का मतलब कि माइनस भी आएगा तो उसको किस में लिखना है? प्लस में लिखना है आपको वैल्यू। 30h तो 3 × 7 माइनस 11/2 इंटू 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 11 का 110 आ जाएगा, तो 210 माइनस 110 आएगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आएगा।
अगर माइनस में भी आता तो तब भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस में लिखते। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि समाचार पत्र का पाठक से, समाचार पत्र को क्यों पाठक पढ़ता है, कि ये सर घटनाओं का जो होता है सोर्स होता है, कोई भी घटना होता है, इंसिडेंस होता है, देश में क्या घट रहा है, तो इसका सोर्स के रूप में काम करता है, इसलिए पाठक क्या करते हैं, इसको पढ़ने का काम करता है। तो जो पेशेवर पत्रिका होता है, प्रोफेशनल जर्नल होता है, उसमें क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है उसके लिए बहुत सारा सोर्स मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है शोध करने के लिए। तो प्रोफेशनल जर्नल का रिलेशन किससे होना चाहिए, तो सर शोधकर्ता से। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी आपको शोध की बातें होती हैं वो सोर्स की तरह काम करेगा। ये सोर्स की तरह किसके लिए काम करेगा, जो शोध करता होता है। जैसे पाठक होता है, डेली वाले जो रीडर होता है, ये रीडर क्या करता है कि न्यूज पेपर को क्या करता है, पढ़ता है, उससे क्या करता है कि आसपास के घटनाएं के बारे में जानकारी लेता है, तो वो सोर्स की तरह काम करता है उसके लिए। उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, सोर्स होता है। तो जो प्रोफेशनल जर्नल भी है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है, किसके लिए होता है, तो शोधकर्ताओं के लिए होता है। ये तो कस्टमर तो अलग चीज हो गया सर, बेचने से, टेक्नीशियन तो अलग चीज हो गया सर, ये शिक्षित और एथी ये तो अलग चीज हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। पूछ रहा है कि इसमें तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती के लिए हम बोले ही थे कि जब जो दो दिया रहता है, अगर दो दिया हुआ है, तीसरा अनुपाती पूछा, जैसे ए और बी दिया हुआ है, तो जो तृतीय अनुपाती होता है, मान लीजिए बी अनुपात कितना हो जाएगा, मान लीजिए सी, इसी को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ आपको ए के रूप में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी के रूप में आपको एक्स माइनस वाई, थर्ड पूछा है तृतीय अनुपाती। इसी फॉर्मेट पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू बी, बी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, बराबर या समानुपात जो लिखना है। फिर बी लिखते हैं, बी तो एक्स माइनस वाई है, और आपको तीव्रता निकालना है तो सी एक्स कुछ भी मान लीजिए, एम एन कुछ भी मान लीजिए। ये क्वेश्चन किसका था, डाटा सफिशियंसी का है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें सर्कुलर में है। तो पूछा है कि बी का अपोजिट कौन बैठेगा, आपको बताना है। तो ठीक है, और उसमें दो दिया हुआ है, चाहे बोला है कि स्टेटमेंट 1 से ही केवल बन जाएगा, कि या स्टेटमेंट 2 भी लेना पड़ेगा, कि 2 से केवल बनेगा, कि दोनों से बनेगा, या दोनों से नहीं बनेगा। हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 से हमको बी का अपोजिट निकलता है कि नहीं। तो क्या कर रहा है कि आप पढ़िए, एफ जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो 6 आदमी बैठा हुआ है और इधर देख रहा है, तो सभी के सभी सर केंद्र की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर। तो 6 आदमी को बना लिए, 1 2 3 4 5 6। एफ जो बी के बाएं, तो बी को बैठा लेंगे तो एफ बन जाएगा। बाएं का मतलब क्या होता है, तो बाएं मतलब लेफ्ट इधर, राइट इधर हो जाएगा। तो बी के बाएं में कौन बैठा हुआ, दूसरा स्थान पे 1 2, दूसरा स्थान पर कौन बैठा हुआ, एफ। बी जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, अब यहाँ पे दो केस बन सकता था सर, कि बी जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, मतलब बी बीचों बीच होगा। डी और ई चाहे तो राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है। तो बना लेते हैं हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी, और देखते हैं कि इससे बन रहा है कि नहीं। यहाँ एफ हो गया और यहाँ बी हो गया, तो चाहे बी के राइट में डी बैठ सकता है या बी के लेफ्ट में डी बैठ सकता है। जब डी बैठा, बचा कौन, ई, क्यों, क्योंकि बीचों बीच बैठना है बी को। यहाँ कौन हो गया, ई हो गया। दो बना लिए कंडीशन, देखते हैं कि कौन सा कंडीशन के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि नेक्स्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद पढ़िए, ए जो है डी और सी का, ए जो है डी और सी का। अच्छा, अब ए जो है डी और सी का, मतलब ए जो होना चाहिए डी और सी के बीच में होना चाहिए। ए आपके लिए आपको जगह यहाँ, अगर ए यहाँ बैठाते हैं तो डी और सी तो नहीं आ रहा है सर, डी और सी के बीच में यहाँ नहीं बैठ सकता था। ए यहाँ बैठाते हैं तो डी तो यहाँ पे आ रहा था, तो मान लीजिए अगर हम सी यहाँ बैठा भी देते तो डी यहाँ पे आ नहीं रहा था, ये भी गलत हो गया। तो सर ये वाला जो कंडीशन है जो यहाँ पे बैठा है, ये वाला तो हमको बन नहीं सकता सर। अच्छा, इस वाले कौन सा बन सकता है क्या, तो देखिए, तो ए को क्या करना है, बीच बैठाना है, तो डी के बगल में ए में बैठा लिया तो बीचों बीच बैठ गया, और एक जगह खाली था तो वहां कौन बैठ गया, सी बैठ गया। तो सर सब तो एडजस्ट हो गया, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो डी था और जान देते कि बीच में ए बैठना चाहिए जस्ट बगल में, ये वाला कंडीशन सही हुआ, क्योंकि ये वाला कंडीशन के अनुसार हमको कहीं भी बैठ नहीं रहा था। तो डी के बगल में किसको बैठा लिया, ए, और एक और आदमी बचा था सी। तो सर इसके अनुसार तो हमको खाली यही वाला पढ़े, पहला ही स्टेटमेंट पढ़े, तो उसी से मेरा बन गया। तो पूछ रहा था कि बी के अपोजिट कौन होगा, तो बी का अपोजिट कौन सा होगा, तो बी का अपोजिट सर आपका सी होगा। ये तो पहला ही से निकल गया, तो इसके लिए क्या आपको जरूरत था, स्टेटमेंट नंबर 1 ही सफिशियंट था। क्या था, स्टेटमेंट नंबर 1 ही खाली सफिशियंट था। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। स्टेटमेंट 1 ही आपका सफिशियंट था। चलिए, अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज आया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अच्छा, मेगास्थनीज जो था क्या था, तो एम्बेसडर था।
किसका एम्बेसडर था? तो सेलुकस का था, सेलुकस का एम्बेसडर था, एम्बेसडर था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य का। एम्बेसडर का मतलब समझते हैं? राजदूत, राजदूत था। किसका राजदूत था वहां पे? वो सेलुकस का राजदूत के रूप में था वो वहां पे था। ठीक है, तो कौन सा जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पुष्यमित्र शुंगा के बारे में देखते हैं हम लोग। ये क्या था? पुष्यमित्र शुंगा के बारे में देखते हैं। ये क्या था? मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाले कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा। मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, खत्म कर दिया था। कौन किया था? पुष्यमित्र शुंगा। और क्या था इनके बारे में? शुंग वंश की स्थापना किया था। ये क्या किए थे? तो ये जो आदमी थे पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश की स्थापना किए थे। कौन सा वंश? तो शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग वंश का था। अच्छा, इसका शासन कितने दिनों तक था? तो सर पुष्यमित्र शुंगा का शासन था सर 36 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक था? इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखवा दिया। अब हर्षवर्धन के बारे में लिख लेते हैं। राजा हर्षवर्धन को हर्ष नाम से भी जाना जाता है, राजा हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये किनके पुत्र थे? तो हर्षवर्धन जो थे पुत्र थे सर, ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन थे? हर्षवर्धन थे के पुत्र थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। अच्छा, ये किनके भाई थे? ये छोटे भाई थे। किसके छोटे भाई थे? राजवर्धन के क्या थे? ये छोटे भाई थे, ये छोटे भाई थे। और राजवर्धन कौन थे? कहाँ के शासक थे? ये शासक थे सर थानेसर के। कहाँ के शासक थे राजवर्धन? थानेसर, थानेसर के थे। थानेसर कहाँ है? तो थानेसर सर आपको हरियाणा में है। कहाँ पे है थानेसर? हरियाणा में। अच्छा, इनका शासन कब से कब था? तो राजा हर्षवर्धन का जो शासन पीरियड था ये आपका 606 से लेके 647 ईसा पूर्व तक था। 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक था। तो लगभग लगभग आपको 41 वर्षों का शासन था। अशोक के बारे में तो जानते ही थे, सबसे कम था। तो इनका शासन था सर 268 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। किस वर्ष के संस्थापक थे ये? तो मौर्य वंश के थे। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब पूछ रहा है कि किनको बदल देने पे, तो देखिए यहाँ पे तो पॉइंट में आ नहीं रहा है। यहाँ 25 में 6 से भागा नहीं लगेगा, तो 25 को तो बदलना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 24 की जगह क्या करा? 25 रखने के लिए। और देखिए कि आ रहा है कि नहीं 312। 4 बार में कटेगा, ये 16 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 316 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 312। तो सर 25 और 24 को बदलने पे आपका मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, हरिके आर्द्र भूमि वेटलैंड, हरिके वेटलैंड कहाँ है? तो हरिके वेटलैंड आपको कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब में कहाँ है कि देखिए दो नदी है ना पंजाब में, सतलज और व्यास। तो सतलज और व्यास का जहाँ पे संगम है वो रहता है, वहीं पे ये क्या है? हरिके वेटलैंड है। यहाँ पे मिलता है ना दोनों नदी सतलज और व्यास, उसी के संगम पे ही क्या है? हरिके वेटलैंड है। हरिके वेटलैंड है। क्या हुआ था कि सतलज नदी जी पे बांध बनाने का काम स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था बांध बनाने का काम सतलज नदी पे? 1953 ईस्वी के में क्या हुआ था? सतलज नदी पे बैराज बनाने का काम स्थित हुआ। तो बैराज बनाने के दौरान क्या हुआ? बैराज जब बन रहा था तो बैराज बनाने के दौरान इस वेटलैंड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्योंकि हम लोग नदी को क्या कर लिए? बांध बना लिए। वहां पे क्या हुआ? आर्द्र भूमि बना। हरिके वेटलैंड जो था वो कहाँ है? वो हरिके वेटलैंड जो है सर वो पंजाब में वेटलैंड का निर्माण हुआ। अच्छा, ये कहाँ तक ले फैला हुआ है? ये सर 3 जिलों तक ले फैला हुआ है। आपको जो हरिके है ये 3 जिलों तक ले फैला हुआ है। ये जो आर्द्र भूमि है, एक तो हो गया तरन तारण, दूसरा हो गया आपको फिरोजपुर, और आपको तीसरा हो गया आपको कपूरथला। तो 3 जिलों तक फैला हुआ है, तरन तारण, फिरोजपुर और कपूरथला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए
अब क्या कहे कि दिया हुआ है आपको अवस्था दिया हुआ है सेल का, अब पूछा उसमें क्या क्या होता है अवस्था में। तो बताइए जीवन अवस्था में क्या होता है, तो जीवन अवस्था में जो होता है, जीवन जो होता है इसमें सेल क्या होता है, तो सेल आपको क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिजिकली लार्जर होने लगता है। फर्स्ट गैप फेज कहा जाता है, पहली अंतराल प्रावस्था होता है, उसको कौन सा कहा जाता है, जीवन फेज कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कोशिका वृद्धि होगी। तो पहला क्या होगा, जीवन के सामने कौन हो जाएगा, तो जीवन के सामने सर बी वाला हो जाएगा, तो 1 का जो होगा सर बी होगा, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो होता है डीएनए जो होता है, डीएनए का कॉपी बनना आपको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए का क्या हो जाएगा, कॉपी बनना क्या हो जाएगा, आपको स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी का बनना कहाँ स्टार्ट हो जाता है, एस स्टेट में हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है G2 स्टेट में क्या होता है कि जो सेल होता है मायोसिस के लिए तैयार होता है। सेल क्या हो जाता है, कोशिका द्रव जो होता है, वो जो होता है द्रव होता है, पुनर्गठन या समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं, इसके लिए तैयार हो जाता है। किस अवस्था में होता है, तो सर ये होता है G2 में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो G2 अवस्था में क्या होता है, तो G2 अवस्था में जो होता है माइटोसिस होता है, और उसमें क्या होता है सेल जो होता है माइटोसिस के लिए तैयार हो जाता है। और जो एम है, एम जो अवस्था है उसमें क्या हो जाएगा आपको, एम अवस्था में क्या होगा कि सेल डिवाइड होता है और अपना डीएनए जो होता है कॉपी के रूप में बनाता है। क्या कहता है, न्यू सेल का क्या होता है, 2 सेल का जनरेट करेगा ये। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव क्या हो जाएगा, तो कोशिका द्रव विभाजित होती है और क्या होता है सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने लगता है। ये कौन सा अवस्था कहलाता है, तो ये डी कहलाता है। कौन सा होता है, डी वाला सेल डिवाइड होगा इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा सर बी, दूसरा का हो जाएगा ए, तीसरा का हो जाएगा सी, चौथा का हो जाएगा डी। ये चारों स्टेट आप याद रखिएगा। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है कि इन effective agent typically consist of nucleic acid in a protein coat that is able to multiply। देखिए क्या होता है ना, जो विषाणु होता है वायरस इनएक्टिव होता है इन्वायरमेंट में, जैसे ही ये किसी को बॉडी में पहुंचता है तो तुरंत बॉडी में पहुंचने के बाद एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है कि अपना ऐसे जो इनएक्टिव होता है तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। किस रूप में होता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। जैसे लेकिन किसी को बॉडी में इंटर करता है, ये क्या होता है कि कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारा क्या करता है, अपना वायरस जो होता है अपना क्या करता है, कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे शरीर के अंदर बनाएगा तो वहाँ क्या हो जाता है, एक्टिव होने लगता है विद इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में क्या करता है, तो बहुत सारा होस्ट के अंदर जो लिविंग सेल है उसके अंदर क्या करता है, अपना कॉपी जनरेट करता है बहुत सारा वायरस का। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वायरस कहा जाता है। ऐसे ही इनएक्टिव होगा, जैसी बॉडी के अंदर पहुंचेगा बहुत सारा ये कॉपी बनाएगा और एक्टिव हो जाता है। वहाँ होस्ट के अंदर में क्या करेगा, बहुत सारा अपना मल्टीप्लाई करेगा, मतलब बहुत सारा वायरस के रूप में कॉपी वो जनरेट करेगा। ये इसी किस नाम से जानते हैं, तो वायरस के नाम से। टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन देखिए ये पेड़ पौधा और एनिमल से मिलता है। क्या होता है, पेड़ पौधा और एनिमल से मिलता है, एनिमल या जो प्लांट से होता है, इससे टॉक्सिक मिलता है। सिम्बोडिन तो जानते करते हैं, सहजीवी परजीवी। और बैक्टीरिया तो जानते ही हैं, बैक्टीरिया जो पृथ्वी पे सबसे पहला जीव था वो कौन था, तो बैक्टीरिया ही था, आया था। कौन आया था, तो बैक्टीरिया ही। पृथ्वी पे सबसे पहला जीव के रूप में जो था वो कौन था, तो जीवन के रूप में जो था सबसे पहला वो था बैक्टीरिया ही था पृथ्वी पे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। अब चलिए इसमें क्या कर रहा है कि उभयोत्तल कन्वेक्स लेंस। तो देखिए कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, इसका 2 को फोकल होगा, एक तो इस साइड होगा इसको R1 कह रहे हैं, एक इस साइड होगा इसको क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। तो देखिए जब भी आप मान लीजिए डिवाइड करिए, लाइट की ओर जाता है, इधर वाला को पॉजिटिव लेते हैं और लाइट का वे जो होता है उसको निगेटिव लेते हैं। या आप सेंटर से लीजिए, सेंटर से इधर जाइएगा तो पॉजिटिव, सेंटर से इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये तो जो रेडियस है सर, ये सेंटर जो है सेंटर से किधर है, इस ओर रेडियस है, R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो इसका जो रेडियस R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए होता है। R2 जो देख रहे होंगे कि सेंटर से अवे है, इधर आता है तो निगेटिव होता है, R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। R1 जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। अब इस वाले में देखिए एक चीज देख रहे होंगे कि 60 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। और 78 आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेकेंड एलिमेंट को गुना करने पा रहा है। तो पहला 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे तो सेकेंड एलिमेंट का क्या हो जाएगा, दुगना। पहला 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे, जैसे इनको जोड़े 69 और 27, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 96। क्या दूसरे एलिमेंट का दुगना नहीं आ रहा है, आपको यही खोजना है। तो पहला दूसरा को जोड़िए तो 96 और 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 96 और 24 जोड़िएगा तो 120। क्या 64 का दुगना है सर, 64 का दुगना तो 128 आता है सर, ये 64 का दुगना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा 35 और 77, ये दोनों को जोड़िए, 35 और 77 को जोड़े तो कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया।
112 हो जाएगा। क्या 56 का दुगना है? कहिएगा सर 56 का दुगना है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि 6 अंकों की संख्या 33 से विभाजित, मान लीजिए कि संख्या x है, जब 33 से विभाजित है मतलब 3 इंटू 11, 3 से भी संख्या विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा? 11 से। अब कह रहा है कि संख्या में अगर हम 54 जोड़ दें तो किससे विभाजित होगा? तो सर संख्या में 54 जोड़ दें तो पहला चेक करते हैं कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो सर x तो 3 से विभाजित है, ये है x में 3 से भागा लग रहा है। अगर 54 में भी लग जाएगा तो x प्लस 54 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। सर इसमें भी भागा लग रहा है, तो सर इसमें भी भागा लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो पूरे पूरे संख्या सर 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए आपको कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ 3 है, इसको भागा देना 3 से। अगर इसमें भी भागा लगे और इसमें भी भागा लगे तो 9 जोड़ के भी भागा लगाइएगा तब भी होगा। क्या होगा? तब भी लगेगा, तब भी भागा लगेगा। तो हमने क्या किया कि x में जान रहे थे कि 3 से भागा लग रहा था, 54 में भी भागा लग जा रहा है, मतलब x प्लस 54 जो है संख्या है वो उसमें किससे भागा लगेगा? तो उसमें डिवाइड होगा सर 3 से होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। अब इसको पढ़िए, क्या कर रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं के घनों का बीच का अंतर, दो संख्या मान लेते हैं x और y, इनके घनों मतलब क्यूब का अंतर दे रहा है 6272 है, और दे रहा है कि दो संख्याओं के इनके बीच का अंतर दे रहा है x माइनस वाई का मान दे रहा है आपको 8 दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर फॉर्म में निकालने का प्रयास करते हैं। तो पूछ रहे हैं x इंटू वाई का मान बताइए आप, तो हम लोग फैक्टर फॉर्म में इसको निकालेंगे तो क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है x स्क्वायर। सर तो इसको भी x माइनस वाई में तोड़ लेते हैं सर, तो कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, इसको भी लिखते हैं क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस 2xy है और लाना है प्लस एक्स वाई, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? तो सर कहिएगा सर इसमें 3xy जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का xy आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते 3xy। अभी भी कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy है। अब सबका मान रख दीजिए, ये 6272 है, ये आपको 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई। काटेंगे यहाँ से तो कटेगा 8 7 56 हो जाएगा, 6 अठी 64 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सर 784 इक्वल टू 64 प्लस 3 से एक्स वाई। अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3xy इक्वल टू 784 माइनस 64 आ जाएगा 720, और आपको उससे तो एक्स वाई पूछ रहा था, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 3, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले वोवेल आएगा। पूछ रहा है कि कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले वोवेल आएगा और जिसके बाद भी क्या आएगा? वोवेल आएगा। तो स्टार्ट हो जाइए। तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है? क्यू, क्यू के बाद यहाँ वोवेल आएगा, तो कहिएगा सर क्यू के बाद यहाँ पे देखिए इस वाले में क्यू के बाद वोवेल आ नहीं रहा है, तो खत्म हो गया। ए तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो खत्म हो गया। अब बच गया वाई, तो वाई के पहले देखिएगा आप, तो वाई तो आपको कॉन्सोनेंट है, तो वाई के पहले तो आपको ए आ रहा है, वोवेल तो आ रहा है, लेकिन वाई के बाद आपको एस आ रहा है, वोवेल आ नहीं रहा, तो खत्म। वाई के बाद अब बच रहा है एस, एस के पहले वोवेल आ रहा है, तो एस के पहले वाई आ रहा है, वोवेल नहीं है। तो उसके बाद आर को चेक कीजिए, तो आर के पहले क्या आ रहा है? एस, वोवेल आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। फिर उसके बाद चेक कीजिए ई को, ई सर क्या है? कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, लाना था क्या? कॉन्सोनेंट। फिर उसके बाद चेक कीजिए आगे, ई के बाद आ गया आपको जेड आ गया, तो जेड के बगल में क्या है? तो जेड के सर पहले आ रहा है ई, वोवेल आ रहा है सर, जेड के बाद आई, तो वोवेल आ रहा है। पहला एगो आया, कितना आया? पहला आया। ऐसा ही और आएगा 2 गो, एक और देखिए आपको ओ वाला में, देखिए ओ पी ए में, पी के पहले ओ, पी के बाद ए, एक और आया ओ पी ए, आया कि नहीं आया? अच्छा, एक और आएगा एच आई ओ, ये आई एच ओ, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ ओ, तो पहले वोवेल बाद में भी वोवेल, ओके। अब कहीं भी आएगा नहीं, तो टोटल कितना आएगा? तो 3 वो आएगा सर, ई जेड आई ओ पी ए आई एच ओ, कितना आएंगे? 3 आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अब इसमें क्या कर रहा है, आप पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ये 0 हो गया तो 0 में कुछ भी उससे गुना कीजिएगा, इससे कितना आ जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा? 0।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3ABC। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। पूछ रहा है कि प्लूटोनियम का प्रतीक क्या होता है? तो प्लूटोनियम का प्रतीक होता है Pu होता है। किसका होता है? Pu। कितना होता है? Pu। प्लूटोनियम का क्या होता है? Pu होता है। Pu का अगर एटॉमिक नंबर अगर पूछ दे कभी, तो Pu का एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है? 94 होता है। अच्छा, Sb किसका होता है? Sb कहा जाता है एंटीमनी। एंटीमनी। पीओ क्या होता है? तो पीओ का मतलब होता है पोलोनियम। अच्छा, एंटीमनी का अगर आपको पूछे एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है सर 51। अगर बाई चांस इसका पूछ दो कि पोलोनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, पोलोनियम का होता है एटॉमिक नंबर 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। अच्छा, एसएन क्या होता है? टीन। टीन का ही क्या सिंबल है? एसएन है, स्टेनम। और इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इसका होता है सर 50। कितना होता है? 50। इसका तो जानते हैं प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 94 होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 7 मंजिला बिल्डिंग का 28 मीटर लंबा छाया, तो कितना मंजिला मकान होगा कि 48 मीटर लंबी छाया होगा? तो सर देखिए 28 जो चीज दिया हुआ रहता है इधर लिख रहे हैं 28 मीटर का छाया बन रहा है, तो कितना मंजिला है? तो 7 मंजिला है। तो जो चीज निकालना रहता है सर उसको इस साइड में रखते हैं। जो दिया हुआ रहता है, जैसे दिया हुआ छाया 2 बार, इस साइड में रखेंगे। किस साइड में रखेंगे? सर लेफ्ट में रखते हैं। 1 मीटर में कितना मंजिला होगा? तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 28। तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो कितना का पूछ रहा है? तो 48 मीटर में पूछ रहा है कि कितना मंजिला होगा। तो सर 1/4 इंटू कितना हो जाएगा? 48। कटेगा तो कितना जाएगा? 12 मंजिला आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब आपने पूछा है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? जब ज्यादा पानी होता है ना, तो जब ज्यादा पानी, पौधा तो जितना यूज होता है उतना तो कर लेगा प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। जो ज्यादा पानी होता है ना वो आपको निकलेगा, तो देखोगे पत्तियों में छिद्र होता है। उस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टोमेटा, रंध्र कहा जाता है। उसी से ही क्या होता है कि एक्सेस जो वाटर होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए जाएगा। अब चलिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखिए बना लेते हैं। एक्स ई जे टी यू एच एम क्यू। अगर एक्स बात करिएगा, एक्स का कितना होता है नंबरिंग अल्फाबेट में? तो 24। ई कितना होता है? 5। जे कितना होता है? 10। टी कितना होता है? 20। यू कितना होता है? तो सर यू होता है 21। एच कितना होता है? 8 होता है। एम कितना होता है? 13 होता है। क्यू कितना होता है? तो क्यू होता है सर 17 होता है। यहाँ देख रहे होंगे सर, यहाँ पे सर घट रहा है -3। यहाँ देख रहे होंगे कि +3। फिर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी +3। पहला और लास्ट वाला जो है सर घट रहा है। तो पहला, फिर आप कह रहा है कि इसके बाद वाला बताइए। तो यू से घटा लेते हैं 3। 21 में से 3 जाएगा तो 18। 18 पर कौन बैठा हुआ है? 18 पर बैठा हुआ 8। फिर तो बीच वाला तो जुटेगा। 8 3 कितना हो गया? 11। 11 पर कौन बैठा हुआ है? फिर यहाँ जुटेगा सर, क्योंकि -3 +3 +3 और -3, यही है सीरीज। 13 में 3 जोड़ेंगे 16 क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। फिर लास्ट में तो घटेगा, तो 17 में से 3 जाएगा तो 14। 14 पर कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ। आर के पी एन। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए जाएगा। पूछ रहा है आपको कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? क्लोरोफिल में याद रखिएगा, जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियां जो होती हैं, पेड़ पौधा जो होता है हरा होता है। तो हरापन किस किस कारण आता है? तो हरा जो होता है पेड़ पौधा वो क्लोरोफिल के कारण होता है। हरा भरा जो दिखाई देता है पेड़ पौधा, क्लोरोफिल होता है। उसके अंदर क्या होता है? तो क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल में क्या होता है? किस कारण से ये जो होता है क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य एथी होता है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें मुख्य एथी होता है, जो उसमें तत्व वो होता है आपको मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg, मैग्नीशियम। कौन होता है? क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम। अच्छा, क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण ही क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो खाना ही नहीं बनेगा पेड़ पौधा में। क्लोरोफिल के यही कारण क्या होता है? पेड़ पौधा हरा भरा दिखाई देता है। इसमें कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। क्या होता है क्लोरोफिल में? क्या होता है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम होता है। अब इसको पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि RSTUVW इमारत के 6 मंजिला पर रहते हैं। तो 6 मंजिला, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ है,
5 है, 6 है, ऐसे ही कह रहा है। एक सबसे नीचे है, सबसे ऊपर में कौन है, तो उसके ऊपर में 2 है, 3 है, सबसे ऊपर में कौन है, तो 6 है। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो देखिए टी और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति आना चाहिए, 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। टी सबसे ऊपरी मंजिला पे नहीं है, इसका मतलब टी का स्थान में सबसे ऊपरी मंजिला पे नहीं बैठेगा, ना तो यू ना ही भी सबसे निचला मंजिला पे है। यू ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ पे भी आएगा, ये भी नहीं आएगा। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ना तो यू ना तो भी सबसे निचले तल्ला पर रहता है। उसके आगे पढ़िए, केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर है। अच्छा, एस के ऊपर एक व्यक्ति है, ये तुरंत पता चल गया कि सर एस यहाँ पे बैठेगा, तभी तो एस यहाँ बैठेगा सर। एस के ऊपर कितना व्यक्ति होगा, एक ऊपर होगा। और कहीं बैठाते थे एस के ऊपर, चाहे तो 2 व्यक्ति आता, चाहे तो 3 व्यक्ति आता। एस का जगह कंफर्म हो गया, और एस के जगह जैसे ही कंफर्म हो गया, आप अब नेक्स्ट पढ़िए। यू जो है टी के ठीक नीचे है, यू जो है टी के ठीक नीचे है, यू जो है टी के ठीक नीचे है, यू जो है टी के ठीक नीचे है। यू जो होगा जस्ट क्या होगा, टी के जस्ट नीचे आना चाहिए। यू जो होगा टी के ठीक नीचे, और भी के ठीक ऊपर है, मतलब भी इसके नीचे है, और भी से ऊपर होना चाहिए, मतलब भी नीचे होगा, यू ऊपर। तो सीक्वेंस ऐसे ही पता चल गया कि टी के ठीक नीचे यू है, यू जो है भी से ऊपर है, मतलब भी एकदम जस्ट है नीचे होगा, कह रहा। अब चलिए, अब देखिए टी यू भी तो एक साथ बैठेगा, क्या हो गया, टी यू भी एक साथ बैठेगा, तो बैठा दीजिए टी यू भी एक साथ। तो दिखाई दे रहा होगा सर, टी यू भी एक साथ बैठाने के लिए एक ही जगह, तीन जगह एक साथ खाली है, वो है चौथा, तीसरा, और कौन है, दूसरा। सर ऐसे क्यों नहीं कर लिए, यहाँ पे बैठा लिए टी यू भी, नहीं बैठा सकते थे, क्यों, क्योंकि निचले तल्ला पे अगर ऐसे बैठाते टी अगर तीसरा पे, तो निचला तल्ला पे भी बैठ जाता, भी बैठ नहीं सकता था, इसलिए हमको 1 पे तो भी नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग क्या किए, तो चौथा देखे कि यहाँ से चौथा से स्टार्ट किए, तो देखे चौथा से जब स्टार्ट किया यहाँ से, तो यहाँ से टी हो गया, यू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सर दूसरे वाले तल्ला पे क्या हो गया, भी हो गया, तो टी यू भी एक साथ बैठ गया। जैसे टी यू भी बैठ गया, तो टी और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो डब्ल्यू तो ये 2 ही जगह खाली है स्थान, एक तो चाहे छठा स्थान खाली है या पहला, छठा पे बैठाते अगर डब्ल्यू, यहाँ पे तो एक आदमी बीच में होता, तो ये गलत हो जाता, तो यहाँ तो डब्ल्यू बैठ नहीं सकता था, डब्ल्यू कहाँ बैठता सर, यहाँ बैठता, तो देखिए 2 व्यक्ति आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया। अब एक व्यक्ति जो खाली था वो कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपको कि दूसरा मंजिल पे कौन बैठा हुआ है, तो दूसरा मंजिल पे आपको भी बैठा हुआ है। दूसरा मंजिल पर कौन बैठा हुआ है, तो दूसरा मंजिल पर आपको भी बैठा हुआ है। अब इसमें देखिए साइन और कॉस बराबर होता है जब जोड़ने पे मान 90 डिग्री होता है, तो बताइए क्या साइन 25 डिग्री को या कॉस के बराबर लिख किया, कितना जोड़िएगा कितने 90 हो जाएगा, तो कहिएगा 65। तो साइन 25 किसके बराबर होगा, कॉस 65। इसी प्रकार से साइन 65 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर होगा, जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, 25 डिग्री। अब रख दीजिए साइन 25 का मान हम लोग रख देते हैं कॉस 65 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। देख रहे होंगे सर दोनों तो सेम आ रहा था, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, सी। चलिए, जब भी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे, डीसीटी पूछे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जब ये डीसीटी यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ सीडी की लंबाई है डीसीटी, दो सर्किल को टच करने वाला जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो जब भी डीसीटी पूछा जाए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा जाए, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ऑलरेडी पढ़ाए हैं बहुत बार। जब डीसीटी पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब होता है सर्किल का सेंटर से दूरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना कहा जाता है, डी कहा जाता है। डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, मतलब 2 त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ पे R1 दिया हुआ है सर 3, और यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है सर आपको 8। R1 माइनस R2 लिखे या R2 माइनस R1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अच्छा डी कितना है, तो डी आपको निकालना था सर। डीसीटी का मान कितना दिया जा रहा था, डीसीटी का मान सर देख रहे होंगे 12 दे रहा है, तो 12 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर। मान लीजिए R1 R2 किसी को रखिए, तो 3 माइनस 8 रखिए, 8 माइनस 3, बात एक ही है। रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 144, 12 का स्क्वायर 144, डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 169 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169, कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा इन दोनों सर्किल का।
अब इसको पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो टोटल डिस्टेंस और दूसरा चाहिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम यही होता है। तो देखिए यहाँ दो अंतराल है, एक जगह तो T1 दे रहा है, तो T1 का मान दे रहा है सर 5 घंटा, 5 घंटा लग रहा है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है सर, ये डिस्टेंस तय कर रहा है 350। दूसरा में चार्ज दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है लेकिन दूरी दे रहा है, D2 दे रहा है 450। पहला D1 कितना था 350, ये कितना था 450। लेकिन इस केस में देख रहे होंगे कि स्पीड दे रहा था आपको 90 किलोमीटर पर आवर। तो सर इसको टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर, 450/90 कटेगा, ये कितना आएगा सर 5 घंटा। पता चल गया सर कि T2 का जो मान आएगा ये कितना घंटा आएगा 5 घंटा। अब निकाल लीजिए टोटल डिस्टेंस, तो 350 और 450, T1 प्लस T2 टोटल टाइम यही ना लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना होगा 5 + 5, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और कटेगा 0 से 0 तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। कोडिंग डिकोडिंग का है, क्या करा कि सीमेंट का कोड ECOCPR है। सबका नंबरिंग लिख लीजिए, C का मतलब 3, E का मतलब 5, M का मतलब 13, E का मतलब 5, N का मतलब 14, T का मतलब 20, E का मतलब 5, C का मतलब 3, O का मतलब 15, C का मतलब कितना होता है 3, P का मतलब 16, R का मतलब 18। यहाँ देख रहे होंगे 3 से 5 तो क्या हो रहा है +2, 5 से 3 -2, 13 से 15 +2, 5 से 3 -2, 14 से 16 +2, 20 से 18 -2, तो +2 -2 +2 -2, यही सीरीज है। अब कह रहा है कि फादर का बताइए कोड क्या होगा, FATHER। F मतलब 6, A मतलब 1, T मतलब 20, H मतलब 8, E मतलब 5, R मतलब 18। तो पहले क्या होगा, 2 जुटेगा तो 6 में 2 जोड़ेगा तो कितना गया 8, 8 पे कौन बैठा हुआ H। फिर 2 घटाइए, A से 2 पीछे जाइएगा तो Z ऑफ के उसके बाद Y, HY आएगा। फिर +2 आएगा तो 20 2 22, 22 पे कौन बैठा हुआ है, फिर -2, 8 में से 2 गया 6, 6 पे कौन बैठा हुआ है, फिर +2, 5 2 7, 7 पे कौन बैठा हुआ है G, फिर 18 में -2 जाएगा 16, 16 पे कौन बैठा हुआ है P बैठा हुआ, HYVFGP। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि कौन बेटर है, तो पहला वाला कौन सा, तो 30% डिस्काउंट मिला, दूसरा वाला में सक्सेसिव दे रहा है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए 15%, 15% डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या होता है, तो 2 बार दे रहा 15-15, मतलब कहने का मतलब यहाँ जो है 15% एक बार और फिर 15% डिस्काउंट। एक तो सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, 15% को डिस्काउंट का मतलब माइनस में लिख लेते हैं, तो -3/20, और इसको भी लिख लीजिए -3/20। तो 20 था अगर उसका MRP 3 कम में मिला तो कितने में मिला, 17 में बिका। 20 था तो फिर कितना हो गया 17 में हो गया। तो 20 रुपये का चीज मार्क प्राइस लिख लिया, यहाँ यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया। तो 20 का चीज 3 में कम में बिका 17 में बिका, 20 का चीज 3 कम में बिका 17 में बिका। अब गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा सर तो ये आ जाएगा आपको 100, कितना आ जाएगा 111 आएगा, कितना आएगा 111 डिवाइडेड बाई, किस पे निकाला जाता है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस पे शुरू वाले वैल्यू इनटू 00 से 00 क्या हो गया कर दिया। अब से 111 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना का 8, 3 1 4 7 28, फिर कितना हो जाएगा, फिर 7 बार में लगेगा, फिर कितने बार में 5 बार में, तो 27.75%। तो पहला वाला में दे रहा था सर 30, दूसरा वाला में दे रहा है 27.75, ये तो कम दे रहा है पहला वाला से, ये वाला तो बेटर नहीं है सर, दूसरा वाला बेटर नहीं है, दूसरा वाला बेटर नहीं है मेरे पास। अच्छा बाई वन गेट वन वाला को कैसे बनाइएगा, तो देखिए तीसरा नंबर बाई वन, तो कितना फ्री मिल रहा है, तो कहिएगा सर 1 फ्री मिल रहा है। टोटल क्या हो गया, तो सर 3 वो पे हो गया। तो बाई वन गेट वन का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जितना फ्री दे रहा है ऊपर लिख लीजिए, टोटल नीचे इनटू 100, कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, तो 33.33% का। तो सर ये तो सर 30% वाला से बेटर है। चौथा निकाल लीजिए, कै को फ्री दे रहा है, तो कहिएगा सर 3 को फ्री दे रहा है, कितना फ्री दे रहा है, यहाँ 3 फ्री दे रहा है, फ्री वाला ऊपर लिख लिया। टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया सर 5 3 8 इंटू 100, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 75/2 मतलब 37.5%। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा 4, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? 4 में। कौन सा बेटर होगा इसमें? तो सर ऑप्शन नंबर 4 वाला मेरे लिए बेटर है। कौन सा बेटर है? बाई 5 गेट 3 वाला बेटर है। चलिए, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका अगर रहा था तो बाई 5 गेट 3 वाला बेटर था। चलिए, क्या कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को एक महिला और एक पुरुष द्वारा किए जाए तुलना में आधा समय लेता है। तो देखिए, M1D1 से लगा लेते हैं, एक पुरुष, एक मेल और एक फीमेल का वर्ग किसके बराबर है? एक फीमेल और एक लड़का बॉय। टाइम देखिए, तुलना में इसके द्वारा जो टाइम ले रहा है, मान लीजिए इसके द्वारा 1 ले रहा है, इसके तुलना में कितना ले रहा है? तो सर इसके तुलना में आधा ले रहा है। कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा लिया गया समय, यहाँ पर है एक महिला और एक लड़के द्वारा लिए गए समय के तुलना में आधा है। अगर ये लड़का टाइम अगर 1 ले रहा है, ये कितना ले रहा है? इसका आधा ले रहा है। कितना ले रहा है? 1/2 टाइम। यहां से आपको पता चल गया कि 1 मेल और 1 फीमेल, मतलब इसका इफिशियंसी पता चल गया, 1 फीमेल प्लस 1 हुआ। इसका इफिशियंसी हो जाएगा सर आपको 2/1 हो जाएगा। अब इधर पढ़िए, साफ साफ क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक लड़का कितने दिन में कर रहा है? एक बॉय जो है वो 20 दिन में काम करता है। अच्छा, 2 महिलाएं 30 दिन में कर रहा है, तो हम एक महिला के द्वारा निकाल रहे हैं। तो जब 2 महिला लग रहा है 30 दिन, एक महिला रहेगी तो सर उसको लगेगा सर ज्यादा दिन लगेगा। तो कितना लगेगा? 30 गुना का 60 दिन। तो 2 महिला जब 30 दिन में कर रही है तो एक महिला कितना दिन में करेगी? 60 दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम संख्या बराबर कर दे देते हैं। एक बॉय है तो यहाँ भी एक महिला कर ली है। एक वोमेन का ही है या एक फीमेल का ही है, बात एक है। अब हम लोग जानते हैं जब डे दिया रहता है तो वर्क डन क्या होता है? उसका एलसीएम 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यहाँ आ जाएगा 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ इफिशियंसी 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब बॉय का जो इफिशियंसी है सर वो हो जाएगा सर आपको 3, और जो फीमेल है इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1। तो बॉय प्लस फीमेल अगर जोड़िएगा इफिशियंसी, बॉय प्लस फीमेल का इफिशियंसी, एक बॉय प्लस एक फीमेल का, तो 3 एक कितना आना चाहिए? 4। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉय प्लस फीमेल जोड़ने पे कितना बन रहा है? 1। तो सर यहाँ पे बन रहा है 1, लाना है कितना हमको? 4। तो क्या करना पड़ेगा? नीचे में भी 4 से गुना कर देना पड़ेगा और ऊपर में भी 4। क्यों? क्योंकि सर इस वाले के अनुसार सर यहाँ पे बोल रहा है एक फीमेल और एक बॉय का क्षमता 4 है, और यहाँ पे क्षमता कितना आ रहा था? 1 को 4 बनाने के लिए क्या किया कि नीचे में 4 से गुना तो ऊपर में भी 4 से गुना, 8 बटा कितना हो गया? 4। अब आपको पता चल गया कि एक मेल प्लस एक फीमेल कितना है वैल्यू इफिशियंसी का? तो एक मेल प्लस एक फीमेल का वैल्यू है इफिशियंसी में 8, जिसमें से फीमेल का मान कितना है? तो सर फीमेल का जो सर वैल्यू है सर फीमेल का है वो है इफिशियंसी 1। यहाँ 1 रख दीजिए, तो मेल का नहीं निकल जाएगा, तो मेल का आ जाएगा सर 8 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? क्षमता 7 आ जाएगा। अब पुरुष का क्षमता 7 निकल गया, तो पूछ रहा है कि एक पुरुष नहीं 4 पुरुष काम करेगा तो कितना होगा? तो 4 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा एक दिन में? तो 7 चौका 28। कितना हो जाएगा? 7 पुरुष का क्षमता। क्योंकि एक पुरुष 7 काम कर रहा है एक दिन में, तो 4 पुरुष कितना करेगा? तो 7 चौका 28 काम करेगा। अब जब कुछ टाइम आपको पता चल गया कि आपको पुरुष का क्षमता पता चल गया, और वर्कडन तो आपको सेम ही रहेगा सर, वर्कडन कितना रहेगा? तो 60 का 60 ही रहेगा, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्कडन बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है यहाँ? 28 है। कटेगा सर तो 15 चौका 60, 7 चौका 28, तो कितना आ जाएगा जी? तो 15/7 मतलब 2.14 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए, तो बारी बारी से चेक करना है। कह रहा है कि भी और एल का पिता, इसको चेक करना है, और सबका कोड दिया हुआ है आपको, कोड आपको सबका दिया हुआ है। तो पहले किसमें निकालना है? तो भी होता है, तो देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ जेड है, एंड है, पी है, प्लस है, एन है, ये वाला सिंबल है, क्यू है, एस है, एंड है, भी है, प्लस है, ई है, एट द रेट है, एल है। पहला करा भी और एल, तो भी यहाँ है और एल यहाँ। पहला वाला चेक करें कि भी एल का पिता है कि नहीं, चेक कीजिए। तो देखिए भी से ई पहले जाना पड़ेगा। भी से ई मतलब कौन सा सिंबल यूज करेगा? प्लस। और प्लस का मतलब यहाँ क्या होता है? तो प्लस का सिंबल का मतलब होता है सर, यहाँ पे दे रहा साफ साफ फादर। तो भी जो है फादर है, किसका फादर है? ई का फादर है। तो भी क्या है? ई का फादर है। अच्छा, ई एल का क्या लगेगा? एट द रेट जाइए, एट द रेट का मतलब ब्रदर।
अब निकालिए बी से एल। अब स्टार्ट हुई अपने को, मानिए आपके यहाँ ई जब का फादर है, ई चाहे तो बेटा होगा या बेटी होगा, और जो भी होगा बेटा या बेटी ई, क्योंकि बी फादर है। बेटा या बेटी का, मेरा बेटा या बेटी का भाई, तो मेरा भी तो बेटा ही लगा, एल क्या होगा, मेरा बेटा या बेटी का भाई, मतलब मेरा बेटा लगा। एल क्या लगा, एल सर बेटा लगा, और भी क्या लगा, फादर लगा। ये वाला स्टेटमेंट आपको सर 100% क्या है, तो सही है। ये स्टेटमेंट क्या 100% सही है। ये स्टेटमेंट 100% क्या है, सही है। तो भी पिता हुए, एल क्या हुआ, उसका बेटा। पहला वाला तो सर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, क्यू से ई जाइए, क्यू कहाँ है, यहाँ है, और ई कहाँ है, यहाँ है। चलिए तो पहले हम लोग मिटा लेते हैं इसको। अब स्टार्ट होइए, क्यू से ई, पहले एस पास जाएगा, फिर एस से भी के पास जाएगा, भी से ई के पास जाएगा। ये वाला हैश वाला सिंबल का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब होता है वाइफ। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है ब्रदर। प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है फादर। अब स्टार्ट होइए, तो आप अपने को वहां पर रखिए और स्टार्ट होइए। तो क्यू जब वाइफ है, एस क्या हो गया उसका, तो सर क्यू जब वाइफ है एस का, एस उसके हस्बैंड हुए, और उसके हस्बैंड का भाई, मतलब एस का भाई बी, एस का भाई ब्रदर भी है, तो भी क्या हुआ, कि मतलब मेरे पति का भाई है, मतलब मेरे देवर हुए। अच्छा, भी क्या हुआ, उस औरत का क्या हुआ, देवर। और देवर के पिता, मेरे देवर के पिता मतलब मेरे ससुर जी हैं, क्या है, मेरे ससुर जी हैं। ई क्या है, मेरे ससुर जी हैं, और यहाँ क्या दे रहा है, माता। ये वाला तो सरासर गलत ही है, और आपको खोजना भी था क्या, इनमें से कौन सा गलत था, इसका मतलब बी नंबर आपको गलत था। बाकी चेक करते तो सब सही होता, सी भी सही होता, और आपको डी भी, क्योंकि बी ही मेरा गलत है और गलत ही चुनना था, आगे बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस वाले में आइए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर, ये हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को उन छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए जो बार बार गलतियां करते हैं। इसके पीछे रीजन दे रहा है कि छात्र जानबूझकर बार बार गलतियां नहीं करते। ये कह रहा है कि हमको डांटना नहीं चाहिए छात्रों को। क्या ये वाला एजम्पशन सही है, तो कहिएगा बात सही है सर, कि जो छात्र होता है सर, वो गलती जो होता है जानबूझकर नहीं करता, उससे अनजाने में होता है, इसलिए बार बार उसको डांटना नहीं चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट का जो एजम्पशन है, ये स्ट्रॉन्ग है, इम्प्लिसिट करेगा, एकदम 100% सही बात कह रहा है, ये वाला लागू होगा। दूसरा चेक कीजिए कि छात्र के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए नकारात्मक सुदृढ़ीकरण एक अच्छा नहीं है। अब ये नहीं है कि उसको सही करने के लिए हर चीज में निगेटिविटी ही हम लोग करेंगे। ये कह रहा है कि इसलिए हमको नहीं डांटना चाहिए, उससे क्या होगा, उस पर लड़का पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, लड़का पे क्या करता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो बार बार लड़के को नहीं डांटना चाहिए। छात्र को प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए हमको निगेटिविटी का हमको सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये भी सही बात कर रहा है सर, ये भी एजम्पशन अपने आप में पूरे 100% सही है। इसका मतलब 1 भी और सही कह रहा है और 2 भी इम्प्लिसिट करेगा, वो 2 अवधारणाएं निहित है, सही है। इसका मतलब कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है फिगर में कौन सा है जो इसमें ऑड है। तो देखिए क्या रहा है ना, कि साइड देखिएगा, यहाँ साइड पहला वाला में देखिएगा तो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड 6। अंदर में फिगर कितना है, अंदर में फिगर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 सेम आ रहा है। यहाँ साइड कितना 1 2 3, फिगर भी कितना 1 2 3, ठीक है। यहाँ कितना 1 2 3 4 5, फिगर कितना 1 2 3 4 गो। ये सी नंबर है सर, ये डिफरेंट है। यहाँ 4 साइड है, 4 गो अंदर में फिगर भी है, ये भी सही है डी। तो कौन सा है जो इससे ऑड है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा जिसमें सी रहा होगा, तो कौन सा जाएगा, बी होगा। सी वाला फिगर जो है आपको गलत है। अब चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कह रहा है कि श्याम एक बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए यहाँ से चला ए से 15 किलोमीटर नॉर्थ में चला, तो लिख लिया। फिर वो दायां मुड़ता है, दायां का मतलब देखिए, राइट का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही मुड़ेंगे। अब मुड़ने का मतलब 90 डिग्री से, कह भी रहा होगा कि सभी मोड़ 90 डिग्री का, क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा तो 90 डिग्री से मुड़ गया। और कितना चलता है, तो 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है तो फिर क्लॉकवाइज चलेगा, और 20 किलोमीटर चलता है, तो सर 15 से तो ज़्यादा वैल्यू आएगा यहाँ, तो बड़ा कर लिए, यहाँ कितना हो गया 20। फिर वो दाएं मुड़ता है तो कितना चलता है, दाएं मुड़ता फिर क्लॉकवाइज, तो फिर 10 किलोमीटर, तो 5 यहाँ तक था, तो इससे बड़ा होगा, 10 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है फिर क्लॉकवाइज, और दाएं मुड़ता है और कहाँ तक चलता है, 5 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है फिर पे। तो बताइए कहाँ चलेगा, तो सर यहाँ से यहाँ जब 20 है और यहाँ से यहाँ 15 है और 5 चल रहा है, मतलब जस्ट एक सामने आके यहाँ रुकेगा, एक के सामने जस्ट आके रुकेगा।
यहाँ पी रुक गया, ए के सामने आके जस्ट रुकेगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ लंबाई 20 था, ये 5 है तो ऊपर 15 है, तो एग्जैक्ट एकदम ए के सामने होगा। तो पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है दूरी। तो अच्छा, अब पूछा डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन देखिए, जब भी डायरेक्शन पूछे तो पी तो यहाँ है और ए यहाँ है, तो डायरेक्शन खींच दिए। फाइनल से इनिशियल पे खींचा जाता है, डायरेक्शन खींच दिए। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है, और ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 2 ऑप्शन है, तो ए नंबर तो गलत है, बी नंबर भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा चाहे ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपको निकालना है, तो देखिए और क्या होगा फिर, तो बात कीजिएगा सर यहाँ से निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो दूरी है यहाँ तक का, ये कितना है? तो सर ये 5 किलोमीटर है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, बच जाएगा? तो सर 10 में से 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। और यही दूरी तो ये था सर, ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा ईस्ट की ओर। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, दोनों में से आपका मन जो हो सकता है। जैसे त्रिभुज की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब बेस और हाइट को आपका क्या निकालना पड़ेगा? बेस और हाइट का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। और दोनों कितने से बढ़ रहे हैं? तो बेस और हाइट का एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, हाइट कितने से बढ़ेगा? तो देखिए हाइट जो होता है समबाहु त्रिभुज का, तो √3/2 इंटू ए होता है। तो देखिए √3/2 इंटू ए होता है, क्योंकि ए अगर, क्योंकि √3/2 तो कांस्टेंट है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? ए का। अगर आपका साइड बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा, क्या होगा? हाइट। इसका मतलब ये भी 34% से बढ़ेगा, ये भी 34% से बढ़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं, आप सक्सेसिव लगा लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, बारी बारी से लिख लेते हैं। बेस 34% से बढ़ेगा, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34/100 मतलब 17/50। और हाइट भी आपका 34% से बढ़ेगा, यही चीज सेम आएगा 17/50। अगर 50 रहेगा, 17 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 67। 50 रहा और 17 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 67। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 50 इंटू 50 हो जाएगा 2500। 67 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4489। आसान होता है, 50 के नज़दीक है तो 25 में, 50 के नज़दीक जब रहता है, चूंकि 17 ज़्यादा है तो 25 में 17 जोड़ते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं, आप जानते हैं स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो कितना कहीं इंक्रीमेंट हुआ? तो कहिएगा सर इंक्रीमेंट हो जाएगा सर, 2500 था पहले, अब हो गया सर 4489, घटाने पे कितना जाएगा? 1989। परसेंटेज निकालने के लिए किस पे ऐसी करते हैं? तो सर शुरुआती वैल्यू पे, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो 1989 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको डिवाइड करेंगे तो 79 पॉइंट कितना आ जाएगा? 56%। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी। दूसरा क्या कर सकते थे? ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ऐसे भी बना सकते थे। ये हो जाता 68, 34 का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156/100, ये हो जाएगा 68 प्लस 11.56 जोड़ते तो कितना आ जाता? 79.56। तो आपकी मर्जी, जिससे बनाना था बना सकते थे। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब चलिए इसमें क्या कर रहा है कि सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्र के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस पदार्थ की नई अवस्था का व्यक्ति किया था? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, ये कौन सा था? तो कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था सर 1900 कितना में खोजा गया था? 1924 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था ये स्टेट। अच्छा, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो ऑलरेडी 1924 के पहले 4 अवस्था होती थी। एक होता था सॉलिड ठोस, एक होता था लिक्विड, एक होता था गैस, और एक होता था प्लाज्मा, और एक होता था आपका बोस, बीईसी लिख रहे, बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है स्टेट, तो बीईसी लिख रहे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये कितना स्टेट होता है? तो 5 स्टेट होता है। ये 1924 में खोजा गया था। फिफ्थ स्टेट कौन सा होता है? ये 5वां अवस्था माना जाता है किसी पदार्थ का, फिफ्थ स्टेट है ये, आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। अब आइए इसमें देखिए क्या करा, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 325 प्लस 276 डिवीजन, बड़ा वाला ब्रैकेट 150 माइनस
9 इंटू 9 प्लस 83 माइनस 4 इंटू 15 करली ब्रैकेट फिर बड़े वाले ब्रैकेट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो सर 60 आ जाएगा, 83 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 83 में से 60 जाएगा सर 23 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। 81 और 23 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 81 और 23 जोड़िएगा तो सर आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 150, और 150 में से 104 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46। अब तो आपको ब्रैकेट का वैल्यू निकल गया 46, 276 यहाँ भागा 46। इसको ऐसे कीजिएगा तो क्या बार में लगेगा, तो 6 बार में लगेगा, क्योंकि इकाइयाँ क्या 6, तो 6 बार में करिएगा तो 276 आ जाएगा। तो 325 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 331 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। पूछ रहा आपको कि प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR जिसको कहा जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो बोल रहा है कि देखिए पौधा के पेड़ पौधा के जो पत्ती पे आता है उस पर अगर 50% सूरज का रोशनी आएगा ना, तो उसको रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको केवल उसको जरूरत होता है 2 से लेके 10% ही का जरूरत होता है। कितने परसेंट का ग्रहण करता है, तो 2 से 10%, बाकी को क्या कर देता है, तो रेडिएट कर देगा। उसका जरूरत उसको नहीं होता है, खाना बनाने के लिए उसको कितना जरूरत होता है, तो 2 से लेकर 10% का। अगर 50% आपको पड़ रहा है, उस पर ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो उसका 2 से 10% वो ऑब्जॉर्व करेगा, बाकी को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितना ऑब्जॉर्व होता है, तो 2 से लेकर 10% ही यूज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि गॉड का 78 है, ग्रेट का 255 है, तो किसी से भी बना सकता है। तो चलिए हम ग्रेट से बनाते हैं, गॉड से किसी से भी बनाइए, गॉडो से बनाइएगा। तो जी का मान होता है 7, ओ का मतलब होता है 15, डी का मतलब होता है 4, तो 15 7 22 4 कितना हो गया, 15 7 22 22 4 26 हो गया। 26 से 78 बनाने के लिए क्या हुआ होगा, तो 2 कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, चाहे तो फिक्स नंबर 3 से गुना कर रहा होगा, या नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे चूंकि गॉड में 3 है उससे गुना कर रहा होगा। इसको कंफर्म करने के लिए आपको अगला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेट में सर नंबर 3 अगर 3 से गुना कर रहा होगा कोई कॉन्स्टेंट से, तो ग्रेट में भी 3 से गुना करेगा। अगर नंबर से गुना कर रहा होगा तब आ रहा होगा, तब तो 5 से गुना करना होगा नंबर ऑफ लेटर से। जी कितना होता है, जी होता है 7, आर होता है 18, ई होता है 5, ए होता है 1, टी होता है 20 होता है। 18 7 25 5 30 1 31 है, 31 और 20 कितना हो गया, 51। 51 से 255 पहुंचना है, क्योंकि इसका कोड कितना दे रहा है 255, तो सर 5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर से गुना हो रहा है। अब आपको पता चल गया तो कुछ नहीं करना, जी का मतलब होता है 7, आई का मतलब होता है 9, एफ का मतलब होता है 6, टी का मतलब होता है 20, तो 26 9 35 और 7 42, कितना से गुना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर से 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 4 4 16, 160 कितना आ जाएगा, 168 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी जाएगा। अब इस वाले को पढ़िए क्या कह रहा है, तो चुकिए वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं हम लोग। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ऑल ग्लोब्स आर, ग्लोब्स लिख दिया GLO, ग्लोब्स, ऑल ग्लोब्स आर बैट्स। ग्लोब्स किसके अंदर आना चाहिए, बैट्स के अंदर आना चाहिए, बना लेते हैं। ऑल स्टम्प्स आर बैट्स, स्टम्प भी बैट्स के साथ आना चाहिए, तो ग्लोब्स से काट छांट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको रिलेशन दे रहा है बैट्स और स्टम्प्स के बीच में, तो सभी स्टम्प्स किसके अंदर आ गया, बैट्स के अंदर। ऑल बैट्स आर बॉल, अब ये भी अंदर में आ रहा है, ये किसके अंदर में आ रहा है, ये भी अंदर में आ रहा है सर, ऑल बैट्स आर बॉल आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से और देखते हैं कि क्या होगा इसमें। पहला कंक्लूजन, ऑल स्टम्प्स आर बॉल, सारा का सारा स्टम्प्स जो होगा बॉल के अंदर आ रहा है, तो बात सही है, सभी स्टम्प बॉल्स के अंदर आ रहा है, पहला वाला क्या है, सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, दूसरा कि सम बॉल्स आर ग्लव्स, बॉल और ग्लव्स के बीच में देखिए रिलेशन, तो सारा का सारा ग्लव्स जो है तो वो तो बॉल ही के अंदर आ रहा है, तो जब पूरा ग्लव्स बॉल के अंदर आ रहा है तो कुछ ग्लव्स भी तो बॉल भी होगा ना, तो क्या होगा, सारा का सारा जो ग्लव्स है वो बॉल के अंदर आ रहा है। ग्लव्स यहाँ है, मान लीजिए ग्लव्स ये है, किसके अंदर आ रहा है, बॉल, तो पूरा ग्लव्स जब बॉल के अंदर है तो कुछ बॉल तो ग्लव्स जरूर है, ये क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन था ये ग्लव्स का बॉल है, ये भी सही है सर। सम ग्लव्स आर स्टम्प, अच्छा सर इनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे इसमें के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम लोग कोई एस्टैब्लिश कर नहीं सकते,
तो केवल कौन फॉलो करेगा, 1 और 2 फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा था, तो सर एग्जाम वॉरियर्स जो लिखा था वो नरेंद्र मोदी ने लिखा था। किसने लिखा था, नरेंद्र मोदी ने लिखा था ये बुक। कब लिखा था, ये प्रकाशित हुआ था तो 2018 में प्रकाशित हुआ। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए याद रखिएगा। किसने किया था इसका लिखा था, तो नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इसमें कह रहा है कि क्रमागत छूट, तो पहले 15% को लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -3/20 हो जाएगा। 15/100 मतलब -3/20। छूट दे रहा है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। -20% का मतलब -1/5 हो जाएगा। 20/100 मतलब -1/5। 25% का मतलब 25/100 मतलब -1/5। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब माइनस। तो 20 का चीज MRP या 3 कम में मिला, यहाँ मार्क प्राइस लिख देते हैं, और यहाँ कितना में बिका। तो 20 का चीज 3 कम में बिका तो 17 में बिका। 5 का चीज 1 कम में बिका तो 4 में बिका। 4 का चीज 1 कम में बिका तो 3 में बिका। यहाँ से कितना हो गया, कट गया। ये हो गया 100, ये क्या हो, कितना हो गया 51। 100 का चीज 51 में मिला, कितना का डिस्काउंट, तो कहिएगा 49 का डिस्काउंट है सर। डिस्काउंट कितने पे निकाला जाता है, तो मार्क प्राइस पे, बट्टा में 100। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 100। तो कितना जाएगा, 49% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का निर्माण उद्घाटन किया था, तो वो था सूरत। सूरत में क्या हुआ था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना हुआ। इसका क्या किए थे, उद्घाटन किए थे। कहाँ उद्घाटन किए थे, ये कॉम्प्लेक्स था सर, ये सूरत में था। कहाँ था, सूरत में। अब इसमें कह रहा है कि आपको वाटर इमेज निकालना है, क्यों, क्योंकि नीचे में है मेरा। तो देखिए जो वाटर इमेज होता है, जो नजदीक होगा, इसका लो तो पलट के ऐसे नजर आएगा सर जी, और ये वाला तो रहेगा ही ऐसे, और इसके ये वाला पलट के कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, ये वाला तो दिखाई दे रहा सर, ठीक है, ये वाला में आ रहा है ऐसा, सब चीज आ रहा है। इस वाला में पलटा नहीं है, गलत है, बी नंबर गलत है। सी नंबर में तो पोजीशन चेंज कर दिया, डी नंबर मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए नंबर क्या होगा, उसका वाटर इमेज होगा। नजदीक वाला नजदीक, दूर, ये काला वाला तो दूर दिखाई देना चाहिए, तो दूर वाला दूर, ये तो नजदीक दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया इसमें। अब इसमें देखिए क्या करा, कह रहा है कि राम 60 पेज कॉपी कर सकता है, और राम और रिया मिलके 30 घंटे में 180 पेज। तो पहले काम को बराबर करवाइए। तो राम को काम बराबर करना है, इसको 15 घंटा लग रहा है, तो कितना पेज करने में, 60 पेज। तो सर हम काम सेम करवाते हैं, 180 करवाते हैं। 180 करने के लिए पेज यहाँ 3 गुना करिएगा तो टाइम भी 3 गुना लगेगा। इसका मतलब राम जो होगा ना, 45 घंटा में कितना काम करेगा, तब सर 180 पेज करेगा। टाइप कितना पेज करेगा, 180 पेज करेगा। अच्छा, तो राम का आपको पता चल गया कि 45 घंटा लग रहा है, और राम और रिया, यहाँ राम के लिए RM लिख देते हैं, राम और रिया दोनों मिलके 180 पेज कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 30 घंटे में। तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते थे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 30 और 45 का निकालेगा तो कितना जाएगा, 180 आएगा। भागा दीजिएगा तो यहाँ इफिशियंसी 4 आएगा, और यहाँ दीजिएगा तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताइए राम प्लस रिया में राम का इफिशियंसी आपको पता है कितना, इफिशियंसी 4। तो रिया की क्षमता नहीं निकल जाएगा, तो रिया का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 6 है सर, राम जिसमें से 4 है, तो रिया हो जाएगी सर आपको 6 में से 4 जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा रिया का, 2। तो पूछ रहा है कि कितने घंटों में 20 पेज कॉपी करेगी, तो टाइम पूछ रहा है। तो वर्कडन अब 180 नहीं, वर्कडन कितना पूछ रहे, कर रहे थे 20 पेज, और इफिशियंसी तो सेम ही रहेगा, इफिशियंसी तो बदलेगा नहीं। तो वर्कडन बदल गया, तो 20 लिख लिए, और आपको क्षमता कितना निकाले थे, तो 2 भाग दिए, तो कितना जाएगा सर, तो कहिएगा सर 10 घंटा लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब पूछ रहा है, तो देखिए 2 तरह का श्वसन होता है, एक होता है हवा के प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हवा रहना चाहिए। एक होता है एनारोबिक, जिसको अवायवीय कहते हैं, एनारोबिक, अवायवीय। तो पूछ रहा है अवायवीय श्वसन के द्वारा पेशी में क्या उत्पन्न होता है। तो जब अवायवीय होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन लीजिएगा, तो उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी का निर्माण होता है। मांसपेशियों में क्या होता है, फॉर्मेशन मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी का होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा आपका। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि हाल में दिग्गज अभिनेता जो था वेक्टर आर सुबा लक्ष्मी, एक्टर के अभिनेता नहीं, अभिनेत्री लिख लीजिए, नेत्री, अभिनेत्री
आर सुब्बा लक्ष्मी का निधन हो गया, वो किस फिल्म से थी? तो वो थी मलयालम फिल्म की थी। किसकी एक्ट्रेस थी? तो मलयालम की थी। एक्ट्रेस के साथ साथ वो गायिका भी थी, गाना भी गाती थी। वो क्या करती थी? गायिका भी थी और एक्ट्रेस भी थी। वो किस फिल्म की एक्ट्रेस थी? तो मलयालम फिल्म की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। अब पूछ रहा है इसमें से कौन से जंतु कुट गुहिका नहीं होते हैं? स्यूडो कोलोमेट नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें अगर बात ऐसी होगा तो 3 तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। अभी हम खाली ये बता दे रहे हैं कि इसका जो होगा स्कॉर्पियन होता है, उसमें क्या होता है? तो जंतु कुट गुहिका नहीं होते हैं। बिच्छू में क्या होता है? जंतु कुट गुहिका सूडो कोलोमेट नहीं होते हैं। इसमें बिच्छू में ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पूछ रहा है आपको इसमें कि गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी बॉडी भी कहा जाता है। इसको जो मैच्योरिंग फेस होता है, इस मैच्योरिंग फेस को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रांस फेस। याद रखिएगा, इस नाम से जाना जाता है, ट्रांस फेस। तो जो गोल्जी उपकरण में जो मैच्योरिंग फेस का जो अवस्था होता है, उस अवस्था में जो होता है वो परिपक्व भाग होता है, जो मैच्योरिंग फेस होता है वो किस तरह का दिखता है? तो मैच्योरिंग फेस जो दिखेगा सर आपको कनकेव दिखेगा। क्या दिखेगा? कनकेव, अवतल। क्या दिखाई देगा? कनकेव, अवतल। तो गोल्जी उपकरण का जो मेच्योर फेस होता है, उसमें क्या होता है? वो कैसे दिखता है? तो वो दिखता है अवतल, कैसा? कनकेव। अब पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करता है? तो बहुत आसान है सर, पैनक्रियाज। कौन करता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या है? ये दोनों की तरह काम करता है, अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथ की तरह यह काम करता है। ठीक, और ये काम क्या करता है कि जो भी आप चीनी सकरा होता है, ग्लूकोज, उसको तोड़ता है। ये किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? ग्लाइकोजेन। तो इंसुलिन का स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय करता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दिक्कत हो जाएगा तो क्या होगा? इंसुलिन में क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो चाहे तो आप में क्या हो जाएगा? शुगर का लेवल बढ़ जाएगा या शुगर का लेवल घट जाएगा। तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? तो ग्लाइकोजेन में। अब इसमें पर ये क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विथ प्रेशर। दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कम होता है। ये 100% सही बात है। जैसे जैसे आपका प्रेशर कम होगा, बर्फ जो होता है पिघलने का, उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डाउन होते जाता है। तो गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, दाब कम होने से। दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा कह रहा है कि स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इज ड्यू टू द प्रोपर। हाँ, जो भी लिक्विड का जो गोलाकार देखते हैं पानी की बूंदी, सब सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ये भी क्या है? सही बात है। ये वाला कह रहा है कि वाष्पीकरण केवल द्रवों के सतह पर होता है। ये गलत होता है। मैक्सिमम केस में होता है द्रव के सतह पर, मैक्सिमम केस में होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि द्रव के सतह पे जो होता है उसी का वाष्पीकरण होता है। क्यों होता है वाष्पीकरण? तो द्रव के सतह पे जो होता है वो मॉलिक्यूल जो होता है द्रव के सतह पे, वो आसानी से, मॉलिक्यूल जो होता है आसानी से लिक्विड से अलग हो जाता है, जो द्रव के सतह पे होता है। इसलिए द्रव के सतह वाला आसानी से वेपराइज हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि द्रव का सतह होता है, द्रव के अंदर भी वेपराइजेशन हो सकता है, द्रव के सतह के अंदर भी वेपराइजेशन हो सकता है। ये कथन गलत है। अधिक ऊंचाई पे कम वायुमंडल दाब के कारण उच्च ऊंचाई पर तरल पदार्थ के कम तापमान उबलने लगते हैं। ये सही बात है। लिक्विड्स एट हाई एल्टीट्यूड बॉयल एट लो टेम्परेचर ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, जैसे जैसे हाइट रहती रहेगा तो क्या होगा कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा? आपको कम होगा। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? आपका लो होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो बॉयल जल्दी करने लगेगा। ये तो बात आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो केवल गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि द्रव के सतह पर होता है, ये वाला बात गलत है। कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं और उसमें से एक अलग है, तो अलग वाला को छांटना है। तो सर राजस्थान स्टेट है, केरला भी स्टेट है, बिहार भी स्टेट है, लेकिन एक स्टेट नहीं है, ये तो शहर है, तो सिटी है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरा कि सम बॉल्स आर ग्लव्स। बॉल और ग्लव्स के बीच में देखिए रिलेशन। तो सारा का सारा ग्लव्स जो है तो वो तो बॉल ही के अंदर आ रहा है। तो जब पूरा ग्लव्स बॉल के अंदर आ रहा है तो कुछ ग्लव्स भी तो बॉल भी होगा ना। तो क्या होगा? सारा का सारा जो ग्लव्स है वो बॉल के अंदर आ रहा है। ग्लव्स यहाँ है, मान लीजिए ग्लव्स ये है, किसके अंदर आ रहा है? बॉल। तो पूरा ग्लव्स जब बॉल के अंदर है
तो कुछ बॉल तो ग्लव्स जरूर है ये, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन था, ये ग्लव्स का बॉल है, ये भी सही है सर। सम ग्लव्स आर स्टम्प। अच्छा सर, इनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे इसमें के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? हम लोग कोई एस्टैब्लिश कर नहीं सकते। तो केवल कौन फॉलो करेगा? 1 और 2 फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा था? तो सर एग्जाम वॉरियर्स जो लिखा था वो नरेंद्र मोदी ने लिखा था। किसने लिखा था? नरेंद्र मोदी ने लिखा था ये बुक। कब लिखा था? ये प्रकाशित हुआ था तो 2018 में प्रकाशित हुआ। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा। किसने किया था इसका लिखा था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इसमें कह रहा है कि क्रमागत छूट, तो पहले 15% को लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? -3/20 हो जाएगा। 15/100 मतलब -3/20। छूट दे रहा है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। -20% का मतलब -1/5 हो जाएगा। 20/100 मतलब -1/5। 25% का मतलब 25/100 मतलब -1/5। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब माइनस। तो 20 का चीज MRP या 3 कम में मिला, यहाँ मार्क प्राइस लिख देते हैं, और यहाँ कितना में बिका? तो 20 का चीज 3 कम में बिका तो 17 में बिका। 5 का चीज 1 कम में बिका तो 4 में बिका। 4 का चीज 1 कम में बिका तो 3 में बिका। यहाँ से कितना हो गया? कट गया। ये हो गया 100, ये क्या हो? कितना हो गया? 51। 100 का चीज 51 में मिला, कितना का डिस्काउंट? तो कहिएगा 49 का डिस्काउंट है सर। डिस्काउंट कितने पे निकाला जाता है? तो मार्क प्राइस पे, बट्टा में 100। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करते हैं? 100। तो कितना आ जाएगा? 49% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि दिसंबर 2023, चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है, ये 4 से विभाज्य है। इसमें ए जो है बी से छोटा है, मतलब बी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए और ए का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो हम 4 के विभाजता का नियम क्या पढ़े? अंतिम दो अंक। तो क्या अंतिम दो अंक सर 0, 4 ले सकते? नहीं सर, उस केस में तो ये छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए। 0, 8 ये भी नहीं ले सकते सर। फिर सर 12 ले सकते हैं? तो कहिएगा सर नहीं सर। 16 नहीं ले सकते हैं सर। 20 वाला ले सकते हैं सर। अगर 20 लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अंतिम दो अंक 20 लिए तो बी का मान 2 है तो बी का मान 2 लिख लिया। ए का मान कितना हो जाएगा? 0। उस केस में तो ये 3 अंक का बन गया, ना कि 4 अंक का बन गया। ये वाला तो गलत हो जाएगा सर। 20 लिए तब भी ठीक था, अंतिम 2 अंक में लग रहा है, लेकिन संख्या कितना हो गया? 3 अंक का बन गया। अब 20 के बाद 24 ले लेते हैं सर, तो बी का मान जब 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सर 4। तो जैसे 24 लीजिएगा तो सर ये वाला वैल्यू देख रहे होंगे, बी वाला वैल्यू छोटा हो गया, ये भी गलत हो गया सर। 28 ले सकते हैं? नहीं सर, हमको वो बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। 28 लेंगे तो 2 छोटा हो जाएगा। सर 32 ले सकते हैं क्या? हाँ, ये 32 ले सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर बी का वैल्यू बड़ा आ रहा है। 32 लेंगे, बी का वैल्यू कितना है? 3, और ए का वैल्यू कितना? 2। ये तो 4 अंक का बन ही रहा है। तो पहला जो संख्या होगा सर, जो 4 अंक का, जो ए बी बी ए के रूप में आएगा, वो आएगा 23, 32। ये पहला हो गया। 32 के बाद 36 ले सकते हैं? तो सर 36 अगर आप ले लीजिएगा तो सर बी आपको छोटा हो जाएगा। नहीं सर, नहीं ले सकते। 40 ले सकते हैं? हाँ सर, 4 बड़ा हो रहा है। जब 40 लेते हैं तो फिर ये 4 हो जाता है बी, और ये हो जाता है 0। ये 3 अंक का बन जाता है, ये गलत हो सकता है। 40 भी नहीं ले सकते, तो फिर तब क्या? 44 सर, दोनों बराबर हो गया, नहीं ले सकते। तब 48 सर, 48 सर नहीं सर, बी जो हो गया छोटा हो गया। 52, हाँ ये ले सकते थे सर, तो 52 लेते हैं। ये 5 होता बी, ये सही है सर, 4 अंक का बन भी रहा है। 52 के बाद 56, नहीं सर, 56 करिएगा तो 6 बड़ा हो जाएगा, तो 56 नहीं लेंगे, ये बड़ा होना चाहिए था। 60, हाँ ये ले सकते हैं सर, लेकिन 60 लेने पे क्या दिक्कत है सर? ये 6 हो जाएगा, ये 0, 3 अंक का बन जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहिएगा 64, हाँ सर ये ले सकते हैं सर, 64, ये 6 है 4, ठीक है। तो दूसरा ये आ गया 23, 32, फिर उसके बाद ये एक हो गया 23, 32, फिर हो गया आपको 25, 52, फिर आ गया आपको 46, और फिर कितना आ गया? 64। फिर ऐसे ही निकालिएगा तो कहिएगा सर 68 ले सकते? नहीं सर, ये तो 6 छोटा हो गया। 72, हाँ ये ले सकते सर। 72 लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर, एक सही है, एक यहाँ सही था। अच्छा 72 के बाद 76, नहीं सर, 80 ले ले। 80 लीजिएगा तो फिर यहाँ पर 80 लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 80 लीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 0, 3 अंक का बन जाएगा, गड़बड़ है। अब क्या करेंगे? 80 नहीं ले सकते सर, तो फिर 84 ले क्या? 84 लेंगे तो हाँ सर, ये तो बड़ा रहा है, 84 हो गया। तो बी का मान 8 है, ये 4, ये सही है सर। 88 नहीं सर, बराबर आ जा रहा है। 92 ये हो सकता है सर, ये भी सही है। 96 ये भी सही है सर। कै गो आया संख्या? तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो जाएगा? 6, और फिर कितना हो जाएगा? ये 7। एक और कहीं छूट रहा है, देख लेते हैं। एक और छूट रहा है क्या कहीं? क्योंकि कहीं ऑप्शन में 7 नहीं है। हाँ एक और छूट रहा है सर, 72 के बाद जब यहाँ बढ़ है, एक 76 भी था ना सर, 76 में तो 7 बड़ा, ये 7 हो जाएगा, ये 6, 7, 6।
तो कितना हो जाएगा 8। अब नहीं होगा, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं होंगी 8 होंगे। 23 32 25 52 46 64 27 72 48 84 29 92 69 96 67 76, टोटल कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 वर्ष में मिश्रधन अमाउंट 1200 है, तो 3 वर्ष में 1200 हुआ एसआई पे, और यहाँ 4 वर्ष में सर 1350 हुआ। तो 1 वर्ष में कितना हुआ, वृद्धि होगा तो ब्याजे होगा वृद्धि, तो ब्याज कितना आया 150 रुपये। तो सर जब 150 आया तो हम 3 वर्ष में निकाल लेते हैं, सर कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में या 4 वर्ष में जिसमें निकालना निकाल लीजिए। तो 150 के हिसाब से चूंकि एसआई तो बराबर होता है 450, और आपको अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, और आपको पता था यहाँ पे अमाउंट कितना मिला 1200 रुपये। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल आप निकाल लीजिएगा। तो पी प्लस एसआई, ये 1200 पे कितना ब्याज मिला 450, पी बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 450, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 750 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो चलिए हम लोग को देखते हैं क्या करा। अमरूद की संख्या जो केवल अंगूर है, अमरूद जो अंगूर है 10 है, अमरूद और अंगूर खाली निकालो, अमरूद और अंगूर दोनों जो है वो केवल 10 है, तो बात सही है सर। इंटरसेक्शन दोनों का आप देख रहे होंगे, अंगूर का तो ये वाला आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन सर यही तो आ रहा है 10, ये तो बात सही है। टमाटर की कुल संख्या 34 है, टमाटर जोड़िए टोटल संख्या, तो टमाटर आपको देख रहे होंगे, आपको टोमेटो जो है रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में जोड़िए, यहाँ पे सर 8 9 17 फिर 11 28 6 34, ठीक है सर। अंगूर की संख्या जो टमाटर नहीं है, अंगूर की संख्या, अंगूर जो टमाटर नहीं है, अंगूर कौन सा ये है, टमाटर सलग, अंगूर जो टमाटर नहीं है 13 है, अंगूर जो टमाटर नहीं है, अंगूर जो टमाटर नहीं है, तो देखिए इनमें कौन कौन कट रहा है, तो देख रहे होंगे कि जो अंगूर टमाटर नहीं है मतलब ये उस वाले को छोड़ के देखना होगा, इस वाले को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये वाला भाग टोमेटो है, अंगूर जो टमाटर नहीं है, तो 3 को यहाँ तो दिखाई दे रहा है केवल जो अंगूर जो है टमाटर नहीं है, 10 10 3 13, सही है सर। जब 3 को सही हो गया सर तो चौथा बनाने का जरूरत नहीं था, चौथा आपको ऑटोमेटिक गलत था, इसी पे टिक मारना था, ऑप्शन नंबर डी पे मारना था। अब इस प्रश्न में देखिए क्या करा, मान लेते कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या था x था, कितना था टोटल मतों की संख्या, मान लिया x था। अच्छा x में से 2% नहीं दिया तो दिया कितना वोट, तो कहिएगा सर x का पड़ा आपको 98% वोट, इसमें से भी 500 वैध नहीं था, मतलब वैलिड जो वोट था आपको, जिस पे हार जीत का काउंटिंग हुआ वो हो गया आपको वैलिड वोट हो गया x इंटू 98/100 माइनस 500। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ा, ए को बी के मत, ए जो है बी को कितना सर आ रहा, बी को इसको हरा रहा सर 200 मतों से, कितना मत सर आ रहा 200 मत से। यदि मतदाता सूची में नामित 43% ने ए को दिया, ए को 43% मिल रहा है, एक्स का कितना हो जाएगा 43%, तो बी को कितना मिलेगा सर, क्योंकि बी तो 200 मत से हार रहा है, तो सर जितना वैल्यू आ रहा था विनर को उससे तो 200 कम आएगा। अच्छा ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वैलिड वोट बन जाएगा, कहिएगा हाँ, जोड़ दीजिए x इंटू 43/100 प्लस x गुना 43/100 माइनस 200, क्योंकि विनर से तो लूजर को 200 कम आएगा। टोटल वोट कितना था x इंटू 98/100, वैलिड वोट कितना था माइनस 500। अब यहाँ से तो सॉल्व ही करना था, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सर कहिएगा 100 ले लिए एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 43 100 हो जाएगा, यहाँ पे 43 100 हो जाएगा सर, 100 से गुना किए ये हो जाएगा सर 20,000, बट्टा में आ जाएगा यहाँ 100, ये हो जाएगा 90 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, 1 2 आ जाएगा यहाँ पे 100, अब कट जाएगा, तो 43 कितना हो गया 86 x हो गया, ये कितना हो गया 86 x हो गया यहाँ, और यहाँ माइनस 20,000 इक्वल टू 98x माइनस 50,000। अब एक दूसरा को इधर ले आइए और उसको उधर ले आइए, तो 98 में से 86 जाएगा तो 12x हो जाएगा, और 50,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 30,000 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 30,000 बट्टा 12, कटेगा ना, तो कटेगा सर 12 दूना का 24, 6 12 25 60, 2500 आ जाएगा। कितना वैलिड वोट था 2500। तो पूछ रहा था कि कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए,
तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो सर टोटल वैलिड वोट हमको अभी तो नहीं, वैलिड नहीं, टोटल मत है 2500, इसमें से निकालना है कुल मतों की संख्या निकालना है। तो टोटल वोट निकल गया। तो पूछ रहा था यहाँ देखिए कुल डाले गए मतों की संख्या बताना है, हम कुल मत निकाले हैं। तो डाला कितना गया था, तो सर 2500 का तो 98% ना डाला गया है, तो 2500 का 98%, मतलब या 2% निकाल लीजिए जो इनवैलिड था। तो कहिएगा सर 50 गो मत हमको नहीं डाला गया, तो वैलिड कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट 98% भी निकाल सकते हैं आप 2500 का। तो 2500 माइनस 50 करिएगा तो 2450 आ जाएगा। आपको ये 2450 कितना है, तो आपको वैलिड वोट है जो डाला गया था। अगर आपको कुल मत पूछता, अगर ये कुल डालेगा नहीं पूछ के, खाली अगर यहाँ से पूछा जाता कुल मत बताइए, तो कुल मत 2500 आता। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वह जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बात कीजिएगा कागज, तो कागज का जो नोट होता है, जो आपको मान लीजिए कि ये 500 रुपये का नोट है, तो कागज से तो ये कागज सस्ता है और कागज पर अंकित दाम जो है उस पर वो ज्यादा है, उसका मूल्य ये 500 रुपया है। तो पूछ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको टोकन करेंसी। उसे किस नाम से जाना जाता है, टोकन करेंसी, जिसमें स्टिक मेटालिक वैल्यू जो होता है, करेंसी जो होता है, व्हाट इज द करेंसी व्हिच इंट्रिंसिक मेटालिक वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम जिसका होता है उसको हम लोग कहते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी में क्या हो जा सकता है, कागज का जो रेथी नोट होता है वो हो सकता है, जैसे पेपर का करेंसी हो गया, आपको क्वाइन सिक्का हो गया, आपको बिटकॉइन हो गया, डिजिटल वाला जो हो गया बिटकॉइन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड देखने में आपको लगता है एक छोटा सा ही है, खर्च आपको उसमें मुश्किल से 50 रुपये का पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कितना होता है, बहुत सारा डाटा होता है। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, आपको डेबिट कार्ड हो गया, ये सब हो गया आपको। अच्छा, फिएट करेंसी में क्या होता है, फिएट करेंसी में किसी देश का जो होता है ना, गोल्ड वगैरह, सोना और चांदी, ये सब आता है जो चलता है। और स्टैंडर्ड करेंसी तो जानते हैं कि हर देश में अगर व्यापार करना है तो मान लीजिए कि स्टैंडर्ड करेंसी जनरेट किए, जैसे डॉलर हो गया, एक स्टैंडर्ड करेंसी हम लोग जनरेट कर लिए ताकि व्यापार करने में तो वैसा करेंसी जिसका जो फेस वैल्यू हो ज़्यादा हो और उसका जो इंट्रिंसिक मेटालिक वैल्यू हो कम हो, उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोकन करेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सी एस ए। सी एस ए होता है पाई आर एल। एल निकालना होगा। तो देखिए आपको शंकु का देखिए व्यास दे रहा था, व्यास कितना दे रहा था, 48। तो जब डायमीटर 48 है तो रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा होता है, इसका आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा, हाइट दे रहा था आपको, रेडियस पता है और हाइट पता है, हाइट कितना दे रहा था, हाइट से 10। एल नहीं निकल जाएगा, एल कैसे निकलता है, एल बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 576 प्लस 100 करिएगा तो ये हो जाएगा 676। 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 26। एल का मान पता चल गया, 26 हो जाएगा। अब सी एस ए निकल जाएगा, तो पाई आर, आर का मान कितना रहा है, 24, और एल का मान कितना है, 26। तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को गुना करेंगे 24 और 26 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा। 624 पाई, क्योंकि ये सभी चीज मीटर में था, एरिया जो होगा वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में। पाई को पाइये रखा है सब ऑप्शन में, इसलिए छोड़ दिए। तो 624 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। चलिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो वह कौन सा धातु है जिसे हाथ पे रखेंगे पिघल जाएगा। हाथ पे जैसे ही रखते हैं तो वो धातु होता है आपको गैलियम। क्या होता है, गैलियम। गैलियम का इंडिकेशन कैसे लिखते थे, जीए से लिखते हैं। गैलियम को कैसे लिखते हैं, जीए से। अगर एटॉमिक नंबर का बात करिए, इसका गैलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 31 होता है। अच्छा, कौन सा होता है, 31 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सब के बारे में तो बता दिए। सोडियम को Na से लिखते हैं, सोडियम 11 होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में किस तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नाइट्रोजन से अधिक होता है। नाइट्रोजन तो 7 होता है, ऑक्सीजन ही होता है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का बात करिएगा तो ऑक्सीजन जो होता है 21% वायुमंडल में है। क्या होता है, 21% जो है एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है। और ऑक्सीजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये सर पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। किस ग्रुप का है, तो सर ग्रुप नंबर 16 का है, ग्रुप नंबर 16 का है। मास अगर बात कीजिएगा इसका, तो मास एटॉमिक मास जो होता है इसका 16 होता है। क्या होता है, 16 एम एटॉमिक मास यूनिट होता है।
अच्छा, इसमें बोरोन का बात कीजिएगा, अगर बात कर रहे हैं बोरोन का, तो बोरोन को लिखा जाता है बी से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका होता है सर 5 होता है। किस ग्रुप का है सर? ग्रुप नंबर 13 का है, ग्रुप नंबर 13। और आपको किस ब्लॉक का है? तो पी ब्लॉक का है। बात कीजिए हीलियम, हीलियम के तो बारे में बताया ही है, शुरू में ही बताया है। हीलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इसका सर आपको 2 होता है। ग्रुप कौन सा होता है? तो ग्रुप सर आपको 18 होता है। किस ब्लॉक का होता है? तो एस ब्लॉक का होता है। बेरिलियम का बात कीजिएगा तो बेरिलियम को कैसे लिखा जाता है? तो बेरिलियम को बी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? बी से लिखा जाता है। अच्छा, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर होता है सर आपका 4 होता है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का है। तो किस ग्रुप का है? तो ग्रुप नंबर 2 है सर, इसका ग्रुप नंबर 2 है। तो सभी ग्रुप भी याद रखिएगा सभी का। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा आपको, तो देख लोगे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का से ज्यादा दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि कथन जो है निष्कर्ष उसे फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के हाईलाइट को पेश करती है, ठीक है। तो उसको दिखा रहा है ट्रेलर को, निर्माता टीम के फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वह सही प्रचार बनाते हैं, ठीक कर रहा है। ताकि अपने फिल्म को प्रचार करना चाहता, बताना चाहता, मीडिया के सामने में हाईलाइट करना चाहता है। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करता है? जो निर्माता है मीडिया को ये बताना चाहता है ताकि इसमें उत्सुकता बना रहे। ये निष्कर्ष सही है, कहिएगा सही बात कर रहा है, जो कथन दे रहा है उससे तो एकदम मैच कर रहा है उसको। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। कोई भी फिल्म बनाएगा तो सफल होने के लिए तो बनाएगा नहीं, इसीलिए तो प्रमोशन कर रहा था। ये भी कथन क्या है? सही है। इस कथन से आपको, इस कथन से दोनों निष्कर्ष आपका क्या है? सही है। तो दोनों कंक्लूजन क्या होंगे? सही हो गए। बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बात सही है। प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र में होती है, सही बात है। जो रेखा ऐसे होगा, मान लीजिए एक फील्ड होगा, एक स्टार्ट करेगा, एक टर्मिनेट करेगा, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वक्र में होगा। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आउटसाइड मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या ये सही है क्या? तो कहिएगा सर सी वाला गलत है। डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ टू साउथ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाता है? साउथ से नॉर्थ नहीं जाता, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से निकलेगा, टर्मिनेट कहाँ पे करेगा? तो सर साउथ पे करेगा। कहाँ करेगा? साउथ पे करेगा। ये तो गलत है, सी वाला तो सरासर गलत है। डी, दे आर क्राउडेड नियर पोल्स वेयर द मैग्नेट। सही बात है, जहाँ मैग्नेट के नजदीक में फील्ड लाइन क्या होता है? बहुत संकुलित होता है, एकदम ज्यादा डेंस होता है। ये तो बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। एक ही है जो गलत है, इसमें कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारेंगे। इस पे टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारेंगे। करेक्ट कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सभी सही है। कथन कर रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बता रहा है कि नॉर्थ टू साउथ जाना चाहिए, उल्टा बोल रहा है साउथ टू नॉर्थ। अब चलिए, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। एक बड़ा वाला हो गया सर 7, और एक ये बड़ा वाला हो गया 8। अब इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रायंगल नहीं है। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी था, क्लास बहुत बड़ा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर आप पसंद करेंगे और भी लेक्चर इस पर लाएंगे, कंप्लीट लाएंगे, 75 का 75 लाएंगे, CHSL का भी 100 में 100 ले आएंगे। तो टोटल का टोटल ले आएंगे, CHSL हो, MTS हो, सभी एग्जाम का जो होगा, जिसमें GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जितने भी आते हैं सभी पोर्शन को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।